अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन एल्स। आप सब लोगों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ आज के सेशन में। आज का जो हमारा सेशन है वो है डाइवर्सिटी एंड DE&I, डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन। जैसे जैसे HR इवॉल्व होता जा रहा है, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मैं आपके लिए ऑडिबल हूँ तो मुझे जवाब दे दीजिए। जी सर, आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी। जैसे जैसे HR इवॉल्व होता चला गया, HR की नई नई स्ट्रीम्स आई और HR की नीड्स और लोगों की इंप्रूवमेंट, लोगों की डेवलपमेंट के हवाले से नई नई चीज़ें, नए नए आइडियाज आना शुरू हो गए और फिर ऐसे एरियाज पे फोकस होना शुरू हो गया जो उससे पहले इग्नोर होते चले जा रहे थे। आज के सेशन में हम देखेंगे कि डाइवर्सिटी क्या चीज़ है और इक्विटी क्या चीज़ है, और इंक्लूजन के हवाले से भी हम बात करेंगे। इंक्लूजन की क्या ज़रूरत महसूस की जा रही है, right? तो इन सारे एस्पेक्ट के ऊपर बात करेंगे और हम ये देखेंगे कि क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जिनमें हम काम कर रहे हैं या जिनमें हमने काम किया हुआ है, जो भी हमारा एक्सपीरियंस है और बीइंग एन HR प्रोफेशनल के, या वैसे भी इसके अलावा भी किसी भी जो स्ट्रीम है उसमें हम काम करते हैं, तो वहाँ पे हमें डाइवर्सिटी के हवाले से, इक्विटी के पर्सपेक्टिव से और इक्वालिटी के पर्सपेक्टिव से हमें किस तरह के रवैयों का सामना करना पड़ता है, और हम एज एन HR प्रोफेशनल, एज अ चेंज एजेंट, हम इसके ऊपर कैसे काम करते हैं और हमारा फोकस क्या होता है डाइवर्सिटी के ऊपर, इक्विटी के ऊपर, इंक्लूजन के ऊपर, इंक्लूसिव लीडरशिप के हवाले से और इक्विटी के पर्सपेक्टिव से, राइट? तो दिस विल हेल्प अस अ लॉट कि हम इन कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर सकें। तो हमारा सेशन अभी कुछ लोग हमें ज्वाइन करेंगे और कुछ लोग हैं जो ज्वाइन नहीं कर सकेंगे, तो उनको हम सेशन की रिकॉर्डिंग भिजवा देंगे और उनके लिए हमेशा ये ऑप्शन मौजूद रहेगी कि ग्रुप में वो डिस्कशन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन और रेज कर सकते हैं, और जो लर्निंग मटेरियल है उसको भी स्टडी कर सकते हैं, राइट? तो हमारे साथ भी यहाँ लोग मौजूद हैं और इसके अलावा और लोग भी ऑनलाइन हमारे साथ होंगे। तो मैं ये चाहूँगा कि आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले और हम बात कर लें, आप लोगों का मैं पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ, मेरे साथ यहाँ पे तैमूर है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ, सलीम साहब हैं, शाइस्ता अरशद हैं, आप, तो आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, आप किस तरह से इस को फील करते हैं अपनी रोज़मर्रा की जॉब के हवाले से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में से, और जो कल्चर, जिस कल्चर में आप काम करते हैं, रहते हैं, उस कल्चर के पर्सपेक्टिव से। जी शाइस्ता, मैं आपको सबसे पहले इनवाइट करना चाहूँगा कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिएगा। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगी कि ये कहने को ये बड़ी एक नॉर्मल सी चीज़ है जो आजकल एक बहुत कह ले एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। लेकिन ये एक बहुत चैलेंजिंग किस्म का जो है ना एलिमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये मतलब लिखना, पॉलिसीज लिखना और ये डालना है, बहुत आसान है पेपर पे, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना मेरे ख्याल है सबसे मुश्किल चीज़ है ये। बिकॉज नो मैटर व्हाट, आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोटी है या बड़ी है, इसके अंदर ये इक्वल अपॉर्चुनिटी देना और डाइवर्सिटी तो मेरा ख्याल है कि चले वो हो ही जाती है कि आप एक डाइवर्स वर्कफोर्स किसी ना किसी तरीके से हम कर ही लेते हैं। लेकिन इक्विटी और ख़ास तौर पे जेंडर इक्विटी, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी, बहुत एक मुश्किल चीज़ है। ख़ासतौर पे अगर हम बात करें, हम अपने इन्वायरमेंट में, हम पाकिस्तान के अंदर बात करें, तो हालांकि हमारी पॉपुलेशन, फीमेल पॉपुलेशन बहुत मतलब इक्वल में, मेरा ख्याल है इक्वल से थोड़ा ज़्यादा ही है। और फिर भी जो है ना इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत मुश्किल चीज़ है। नो मैटर व्हाट, अभी भी हम जितने मर्जी एजुकेशन हो, जो मर्जी हो, मल्टीनेशनल्स में भी देखें, ना हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है पे में, ना मिलती है प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इवन अगर आपने किसी अच्छी जगह अप्लाई भी कर रहे हो, तो मेरा ख्याल है कि अभी भी ये प्रेफरेंस ज़्यादा यही जाती है, प्रोफेशनल जो मेल होगा उसको जो है ना बेहतर ये अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल जाती हैं। तो ये एक बहुत क्रिटिकल चीज़ है, डाइवर्सिटी और इंक्लूजन। और मेरा ज़ाती जो ख्याल है कि अभी तक बहुत बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इनको इसको एक्चुअल में
इम्प्लीमेंट कर रही हैं सही मायनों में। तो मेरा तो मतलब मैं जो जहां मर्जी देखे, इवन मैं अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा एक्सपीरियंस बहुत थोड़ा है यहाँ पे। मेरे कलीग्स जो हैं वो तो बहुत एक्सपीरियंस्ड है माशाल्लाह। तो मैंने खुद भी देखा कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी बहुत कम है। नो मैटर आप जितना मर्जी एजुकेशन दे रहे हैं, आप जो मर्जी कर रहे हैं। इवन अगर मैं कहूँ, मैं अपनी बात करूँ तो मेरी बात का जो इन्फ्लुएंस है वो शायद मेरे मेल कलीग से कम है वर्कर्स के ऊपर। तो ये भी एक मतलब वो बेसिकली यही बात है ना कि एक माइंडसेट है हमारे यहाँ का। तो वो ये डाइवर्सिटी तो हो जाती है, लेकिन इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है ना वो बहुत मुश्किल चीज है। और ये एचआर का चैलेंज है सबसे बड़ा यहाँ पर। तो मैं तो यही एक बात बस करना चाह रही हूँ यहाँ पे। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर पर्सपेक्टिव एंड योर पॉइंट ऑफ व्यू। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि वाकई चैलेंज बेसिकली ये सोसाइटी का भी चैलेंज है ओवरऑल, एचआर के चैलेंज के साथ साथ। और ये ग्लोबल चैलेंज भी है। हम अभी बेसिकली अभी तो डेवलप्ड कंट्रीज में शामिल नहीं है, हम डेवलपिंग कंट्रीज में हैं। हमारी सोसाइटी भी डेवलपिंग सोसाइटीज में से है। और जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पे भी जब डिस्कशन होती है तो हमें वहाँ पे भी लगा कि जो आपने बात की जेंडर पर्सपेक्टिव से, तो वहाँ पे भी अभी उसकी इक्वेलिटी इंक्लूजन आई नहीं। वहाँ पे भी जरूरत है कि पे के अंदर और बाकी और जो है ओवरऑल फैसिलिटीज के पर्सपेक्टिव से और इन्फ्लुएंस के पर्सपेक्टिव से, लीडरशिप के पर्सपेक्टिव से, अगर मैनेजमेंट के अंदर बात करें तो उस हवाले से यहाँ पे अभी इंक्लूजन की जरूरत है कि फीमेल को भी इंक्लूड किया जाए। राइट। जी जी सलीम साहब, बिल्कुल। आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आप क्या कहते हैं इस हवाले से। सर अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम तमाम सलाम। जितने भी क्लास मेंबर हैं सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा कुछ बातों से तो ये भी शाइस्ता ने कहा, मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों पर जो है मैं उनसे जो है विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं उनसे इख्तलाफ भी करूँगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अगर मार्केट में मैं इस वक्त ऑलमोस्ट पूरे जो है ना कुछ जो HR के ग्रुप्स हैं, मेरे ख्याल में कुछ 60+ ग्रुप्स हैं जिसके अंदर मैं हूँ। और जब भी मैं क्योंकि HR की फील्ड की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ ज़्यादा प्रेफरेंस जो होती है वो ख़वातीन को दी जाती है। वहाँ कभी भी मतलब आप पोस्ट देखें, अगर 20 से 25 पोस्ट एक HR के पॉइंट ऑफ व्यू से आई हैं, तो उसमें प्रेफरेबली जो है ना वो फीमेल का वर्ड ऐड किया जाता है। मैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। यस, मैं इस चीज़ से बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा कि इक्वल अपॉर्चुनिटी की कमी है हमारे माशरे के अंदर। मैं इसको दो चीज़ों से जो है ना लिंक करूंगा। पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि कुछ ऐसी पोजीशंस हैं जहां पर ये समझा जाता है कि वो मेल ज़्यादा सूटेबल रहेंगे। और कुछ ऐसी जो दूसरी बात है, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्पेसिफिक रखती हैं कुछ पोजीशंस को कि ये मेल के लिए है और ये फीमेल के लिए है। तो जब वो मेल के लिए ऐड देती हैं तो ऑब्वियसली वो फिर मेल का मेंशन करते हैं। और उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहाँ फीमेल की ज़रूरत होती है, यानी वो उन्होंने पोजीशंस जो हैं वो अगर फीमेल के लिए रखी हुई हैं, तो जब वो ऐड देते हैं तो फीमेल्स के लिए होती हैं। अ, कुछ जगहों पर मैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस भी जानता हूँ जहाँ सिर्फ फीमेल्स काम करती हैं, मेल्स काम नहीं करते। और सेम कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जहाँ सिर्फ मेल्स काम करते हैं और फीमेल जो है वहाँ पे काम नहीं करती। तो ये चैलेंज मिला जुला है। इसको अगर हम आप कहें जनरलाइज कर दें पूरे हमारे जो है वो पाकिस्तान के कल्चर पर, तो शायद ये मुनासिब नहीं होगा। और ये बिल्कुल बात ठीक है कि हमारी जो टोटल आबादी का कोई ऑलमोस्ट 52% जो है वो खवातीन हैं, और 48% के करीब जो है ये हमारे मेल हैं। तो खवातीन को जो है वो ये अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो मिलनी चाहिए और उनको एक्सेल करना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने भी दुरुस्त कहा। और वाकई ऐसी बात है। और एचआर के अंदर जब बात करते हैं तो एचआर में ये स्पेशली देखा गया। मेरा अपना इत्तेफाक हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन, आईसीआई पाकिस्तान, बड़ी लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनमें काम करने का। तो वहाँ पे मैं जब मैं खास है मेल तो बहुत कम थे जो कि एचआर में थे ना, तो मैं वहाँ पे हम डाइवर्सिटी की बात बहुत ज़्यादा करते थे। तो वहाँ पे लोग ये बात भी करते थे कि इस ऑर्गेनाइजेशन में जो एचआर है उसके अंदर डाइवर्सिटी की ज़रूरत है और मेल को इंक्लूड करने की ज़रूरत है। ऐसा ऐसा होता है और बहुत सी जगहों पे देखा गया है।
और कुछ चीज़ों में ये समझा जाता है, कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जहाँ पे ये समझा जाता है कि फीमेल के लिए है ही नहीं ना, इस तरह भी सर मैं कंसिडर इसमें किया ना जाए। एक चीज और भी जो हमारे इर्द गिर्द के यानी लोगों के अंदर मिथ है ना, वो जी जब जी। कोई कहता है ना कि खास तौर पे मेल के मुझे स्पेशलाइज करना है एचआरएम के अंदर, तो अब्रप्टली जो है ना, जो स्लिप ऑफ टंग होता है ना, वो ये कहती है यार ये तो खवातीन की फील्ड है, आप इसमें क्यों जा रहे हैं। तो सही कह रहे ये अक्सर सुनने हैं। को हमें मिलता है। जी जी, ये भी एक फिक्सेशन है ना। जी खैर, जी। जी जी जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि आपने पर्सपेक्टिव शेयर किया। और फिर हम आगे चलेंगे और सब लोगों को भी बीच में ये मौका मिलेगा कि हम डिस्कशन करें और अपनी अपनी जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको उनके हवाले से बात करें। जी फराज, आप क्या कहना चाह रहे हैं प्लीज? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं बिल्कुल यही जो सलीम साहब ने बात की है इसको ही टो करूँगा। जब मैं क्योंकि मैं रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ था 2022 में, तो जब मैंने अपनी स्पेशलाइजेशन एचआर में की तो मुझे यही सुनने को मिला कि एचआर जो है ये तो लड़कियों की फील्ड है, यहाँ पे तो फीमेल की फील्ड है ये सारी। आपको जहाँ जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी जाओगे वहाँ पे आपको फीमेल ही मिलेंगी। तो हाँ, मैंने कहा कि ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, बट देन जब मैंने इसे कंटिन्यू किया तो मैं जब फील्ड में आया तो मैंने देखा कि ऐसी तो कोई भी, ये तो एक बिल्कुल गलत एक मिथ बनी हुई है। तो दूसरी मैं बात करना चाहूँगा ये अपॉर्चुनिटी के हवाले से, कि जो अपॉर्चुनिटी होती है आई थिंक ये अ, जब आप किसी को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो एचआर का डिपार्टमेंट हो चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, तब ही अ, जो उस बंदे का जो पोटेंशियल है वो जो है ना असल पोटेंशियल उसका सामने आता है। जब आप उसको सप्रेस करेंगे, उसको आप कहेंगे कि ये तुम्हारी बाउंड्रीज हैं, इससे तुम्हें बाहर नहीं निकलना, जैसा तुम्हें बताया है तुमने बस यही करना है, तो वो उसका जो अपना जो पोटेंशियल है उसके अंदर छुपा हुआ है वो आपको नहीं नजर आ सकेगा कभी भी। तो यस, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको देनी चाहिए। तो तभी जो आप है ना उनका जो असल पोटेंशियल है वो आपके सामने आता है और आपको पता लगता है कि इस बंदे में कितनी कैपेबिलिटी है क्या काम करने की। जी जी बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन होती चली जा रही है, चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, कंसेप्ट चेंज होते चले जा रहे हैं। और उम्मीद है कि आगे जाके जब एवोल्यूशन और आगे जाएगी और ज़्यादा होगी तो ये चीज़ें भी रेक्टिफाई होंगी, जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं वो भी रेक्टिफाई होंगे, राइट। थैंक यू वेरी मच। चलते हैं हम आगे और फिर देखते हैं क्या बात करेंगे। स्टीवन प्लीज म्यूट योर सेल्फ। ओके ग्रेट। सो इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि डाइवर्सिटी क्या है और इंक्लूजन क्या है, चीज़ है, इक्विटी क्या है, और किस तरह से इसका हमारे जो प्रोफेशनल लाइफ है उस पर कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। इसको इस कंसेप्ट को भी समझने की जरूरत है। अच्छा, जनरली हम देखते हैं ना, जब डाइवर्सिटी की बात करते हैं, इंक्लूजन की बात करते हैं, इक्विटी की बात करते हैं, तो हम जनरल उसकी एक जो लेमैन की या सुपरफिशियल परसेप्शन है उसके हवाले से बात करते हैं, हम उसकी डिटेल में उसकी डेप्थ में जाते नहीं है। ठीक है कि हमें और किन किन चीज़ों की जरूरत है ना, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन और इक्विटी के हवाले से, राइट। डाइवर्सिटी, द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल इन अ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी हो सकता है, किसी भी बेस पे कोई मुख्तलिफ ख्याल के लोग हो सकते हैं, मुख्तलिफ आइडियोलॉजी के लोग हो सकते हैं, मुख्तलिफ रंग व नस्ल के लोग हो सकते हैं, और कुछ भी हो सकता है, मुख्तलिफ नज़रियात के लोग हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि उनको आप आम जिंदगी में पसंद भी ना करते हो, उनके साथ उठना बैठना भी पसंद ना करते हो, उनके साथ मेल मिलाप भी पसंद ना करते हो, जो कि हमारे सोशल जो फैब्रिक है उसके पर्सपेक्टिव से किसी भी वजह से जो भी हमारी लर्निंग हुई होती है थ्रू आउट द पीरियड ऑफ टाइम या ओवर एजेस, तो हम बहुत सी चीज़ों पे इस तरह का वो रिएक्शन शो कर सकते हैं। बहुत से जो इस तरह के फैक्टर्स हैं उनके अगेंस्ट हम कोई ना कोई इस तरह का बिहेवियर शो कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी मुख्तलिफ चीज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आ सकती है ना, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट कैसे करते हैं, कबूल कैसे करते हैं। सपोज कोई एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा आदमी आ जाए जिसके बाल नहीं है, या कोई जिसकी कोई एक आंख नहीं है, जिसकी कोई टांग नहीं है, ये तो एक वैसे बता रहा हूँ ना, ऐसे कोई माजूरी के साथ कोई बंदा आ जाता है, कोई डिसेबिलिटी के साथ आ जाता है, तो उसके साथ हमारा क्या रवैया होता है, ये भी सोचने की बात है, राइट। कोई अगर ट्रांसजेंडर अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं, कि उनका भी राइट है, इक्वल राइट है ना, कि हम उनको भी इंक्लूड करें, तो तब हमारा रवैया क्या है। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम अपने अपने एटीट्यूड में, अपने अपने रवैयों में
और अपने अपने एक्शन में किस तरह से इन चीजों को कबूल करते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट, राइट। इंक्लूजन क्या है? द एक्टिव इंटेंशनल एंड ऑनगोइंग एंगेजमेंट विद डाइवर्सिटी, कि आप लोगों को किस तरह लेके आते हैं अपने पास ना, इस तरह इंक्लूड करते हैं। अब सिर्फ इंक्लूड नहीं करना, अब उसके बाद उनकी जो नीड है, इक्वेलिटी की बात नहीं कर रहा। क्लास में सब लोग, आपके पास क्लास में 10 लोग मौजूद हैं, और आपके पास आपकी डिपार्टमेंट में 10 लोग मौजूद हैं जिनको आप वो कर रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं, राइट। अब उसको आप कह दें जी मैं तो सबके साथ बराबर का सलूक करता हूँ, मैं तो सबके साथ मसावी सलूक करता हूँ, राइट। तो ये कहना काफी नहीं होगा। हो सकता है कोई एक साहब हो जिनकी जो नीड है वो बिल्कुल डिफरेंट हो, आपने इंक्लूड तो कर लिया, आपने डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट भी कर ली, आपने इनको इंक्लूड भी कर दिया, उनको अपने साथ शामिल भी कर लिया, राइट। लेकिन अब आप समझ रही है, तो मैंने मसावियाना और इक्वेलिटी वाला मैं रवैया रख रहा हूँ। तो इक्वेलिटी जो हमने फर्स्ट जो स्लाइड स्टार्ट की थी, ये वाली प्रेजेंटेशन स्टार्ट की थी, वहां पे फर्स्ट स्लाइड पे देखा होगा, एक चीज थी इक्वेलिटी, दूसरी चीज थी इक्विटी। हो सकता है सलीम सबकी नीड कुछ और हो सकता है शाइस्ता की नीड कुछ और हो, या और जो हमारे साथ फराज हैं, मरियम है, उनकी नीड कुछ और हो। हम समझे कि हमने सबको एक जैसे रिसोर्सेज दे दिए तो हमने इक्वेलिटी एस्टेब्लिश कर ली, नहीं, ये नहीं है ना। हमें इक्वेलिटी से ज्यादा इक्विटी को समझना पड़ेगा। इक्विटी क्या? द फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट ऑफ ऑल पीपल इंक्लूडिंग द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसकी जो जरूरत है उसको वो सप्लाई किया जाए। सपोज कोई खुदा न खास्ता कोई किसी क्रिटिकल जो डिजीज है उसका पेशेंट है, उसकी नीड डिफरेंट हो जाएगी, राइट। कोई बहुत ज्यादा डिप्राइव्ड सोसाइटी से या सिटी से या कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो उसकी नीड बिल्कुल अलग हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारा कि आप किस तरह रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। अभी जो एक बात करते हैं हम जी, मिनिमम वेज की बात करते हैं। मिनिमम वेज के हवाले से एक जो यूनिलीवर के गालबन प्राचा साहब थे, उनका एक वीडियो क्लिप या पॉडकास्ट बहुत ज्यादा मशहूर हुई थी, कि उन्होंने कहा था कि मिनिमम वेज कहने की जरूरत नहीं है, हमें मिनिमम वेज की टर्मिनोलॉजी को कन्वर्ट करना बदलना है फेयर लिविंग वेज के साथ, राइट। वो अब फेयर लिविंग वेज क्या है? फेयर लिविंग वेज की जिसमें आप आसानी के साथ जिंदगी गुजार सकें। छोटे शहर में, बड़े शहर की जरूरियात और उसके चैलेंज डिफरेंट होते हैं, स्मॉल सिटी के चैलेंजेस डिफरेंट होते हैं। हो सकता है जो मिनिमम वेज इस वक्त 32,000 मुकर्रर की गई है, 32,000 रुपये मुकर्रर की गई है, वो मिनिमम वेज जो है वो इस्लामाबाद के लिए काफ़ी ना हो, लेकिन जो पेरिफेरल सिटी है जैसे कसूर है, शेखुपुरा है, वहाँ पे रहने वाला सही ज़िंदगी गुजार रहा हो, क्योंकि वहाँ पे तो इन्फ्लेशन या कोई और चीज़ें भी इस तरह की नहीं होंगी। तो इसमें नीड ये है कि हम इक्विटी को प्रमोट करें, और हम देखिए कि रिसोर्सेज की प्रॉपर एलोकेशन, जस्टिफाइड एलोकेशन किस तरह मेंटेन की जाए, टू एस्टेब्लिश द जस्टिफाइड रिसोर्स एलोकेशन to create the element of equity in our society. This is important to understand, right? We are here with us, Stephen, with us. And Stephen, are you understanding the concept of diversity, inclusion, and equity? Yeah. Actually, this is also the part of inclusion, that he is not understanding Urdu, and is not well versed with Urdu, but he is learning, and that's why we have to focus on him, especially. Right? Okay, I think he is away. Okay, diversity ये सारे concepts हमने discuss कर लिए, बात कर ली। Diversity, inclusion, and equity are three important concepts to consider when discussing DE&I initiatives. Understanding the differences between them is key to creating an equitable environment, right? अब डाइवर्सिटी की जब बात करते हैं, इंक्लूजन की बात करते हैं, इक्विटी की बात करते हैं पर्टिकुलरली, तो हम कहते हैं जी चलो एचआर ही को engage करें और एचआर ही को इंक्लूड करें। ऐसा नहीं है। आप अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में आपको टी बॉय से लेके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक लोग होते हैं, या टॉप टीयर पे जितने भी मैनेजमेंट है, सबको इक्वली एंगेज करना है, इंक्लूड करना है, राइट। क्योंकि उसमें ये लाजमी है कि आप ऑफिस के अपने ऑर्गेनाइजेशन के हर हर डिपार्टमेंट को, हर हर इंडिविजुअल को एंगेज करें, इंक्लूड करें अपने ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, और उन तक डिसिमिनेट करें, कम्युनिकेट करें व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन,
what is the mission statement of the organization, what is the vision of the organization, ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाह रही है, ऑर्गेनाइजेशन उनसे क्या एक्सपेक्ट करती है. दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ इंक्लूजन, राइट, एंड दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ रिस्पेक्ट. अभी डिस्क्रिमिनेशन की भी बात करेंगे, राइट. तो इस हवाले से हमने अवेयरनेस भी क्रिएट करनी है, और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हमें एफर्ट भी करनी पड़ेगी और बात करनी पड़ेगी अपने लोगों में कि हम किस तरह से अवेयरनेस क्रिएट करेंगे. तो ये एक कंटिन्यूसली इंटरवेंशन है, कंटिन्यूसली एफर्ट है. इस सोसाइटी में भी करनी पड़ती है, ऑर्गेनाइजेशन भी करनी पड़ती है. ऑर्गेनाइजेशन भी रिफ्लेक्शंस हैं, हम लोग भी रिफ्लेक्शन है जो हम सोसाइटी से सीखते हैं. सोसाइटी जिस तरह बिहेव करती है, सोसाइटी जिस तरह लोगों के साथ रवैये रखती है, या जो डाइवर्स बैकग्राउंड से लोग आते हैं उनसे रेस के ऊपर, कास्ट सिस्टम के ऊपर, कल्चर के पर्सपेक्टिव से जिस तरह से भी वो करती है, उस तरह से सब लोग उनके अंदर चीजें इनकॉर्पोरेट हो चुकी होती हैं. लोग लर्न करके आए होते हैं, लोग ट्रेन होके आए होते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट से ना, अपने सोसाइटी से, अपने मोहल्ले से, अपने इलाके से, अपने घर से, अपनी फैमिली से. तो उनको अनलर्न कराना भी बड़ा इजी काम नहीं है, मुश्किल काम है. लर्निंग से ज्यादा डिफिकल्ट अनलर्निंग है, ठीक है, वो एक बड़ा टास्क है, राइट. तो ये building awareness of diversity and equal opportunity is an important step in creating a more equitable workplace. By understanding the challenges faced by underrepresented group, we can create a more inclusive environment for everyone. We need to create a gesture of respect for everyone. ठीक है, कोई चीज ऐसी नजर आ जाए आपको कभी भी लाइफ में जो कि आपको लगे कि मुख्तलिफुल ख्याल है या आपकी सोच से मिलती नहीं है, तो आप रिटेलिएट ना करें. सम टाइम, क्या मोस्ट ऑफ द टाइम, जब कोई ऐसी चीज नापसंदीदा या जिसको हमें अच्छी नहीं लगती, ऐसा नजरिया, ऐसा ख्याल, ऐसी फिलॉसफी या ऐसी कुछ कोई भी चीज हमारे सामने आती है कोई, तो हम फौरन ही रिटेलिएट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, राइट. हम फौरन ही रेसिप्रोकेट करने की कोशिश करते हैं, और फिर बाद रिएक्शन के बाद, रेसिप्रोकेट करने के बाद, रिटेलिएट करने के बाद हम सोचते हैं कि काश कि हमने ये इस तरह से ना किया होता, हम रुके होते, हमने खुद को थोड़ा टाइम दिया होता, रिफ्लेक्ट किया होता, सोचा होता, समझा होता, और उसके बाद हम रिएक्ट करते तो शायद इससे ज्यादा बेहतर वे में हम कर सकते थे, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते थे, अपने इमेज को मेंटेन रख सकते थे. ठीक है, तो ये भी बहुत दफा सोचना पड़ता है, लेकिन हम उस वक्त तक एक्शन ले चुके होते हैं. अभी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं टाइमलाइन क्या है, डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन की जो एडवोकेसी है वो किस तरह से राइज हुई, कैसे वो उसको, उसकी ज़रूरत महसूस की गई, और उसका जो टाइम पीरियड था वो किस किस टाइम पे कैसे कैसे हुआ. तो सबसे पहले 1960s में ये दिखाया गया कि ग्लोबली सिविल राइट्स की मूवमेंट स्टार्ट हुई और लोगों ने सिविल राइट्स देने के ऊपर बात करना शुरू कर दी. ठीक है, जो इक्वल राइट्स हैं, इक्विटी वाले राइट्स हैं, उसके ऊपर बात की गई. सिविल लिबर्टी के हवाले से फिर इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कमीशन क्रिएट किया गया 1970s में. उससे पहले कंसेप्ट नहीं था, लेकिन क्योंकि लोग तो रिटेलिएट करते हैं लोगों को चेंज चाहिए, लोगों को ये चीजें अपनी लाइफ में लेके आनी है, लोग अपने जो वो जो वर्किंग एनवायरनमेंट उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसको बेटर कंडीशन में लेके आना चाह रहे हैं. तो दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ एवोल्यूशन, इर्तिका का एक अमल है जो कि चलता चला जा रहा था. फिर 1980s में अमेरिकन विद डिसेबिलिटीज एक्ट पास हुआ. जो भी दुनिया में चीज होती है ना, अल्टीमेटली वो यहाँ पे आपके पास भी आ जाती है, या उसके कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर आते हैं, उसका इम्पैक्ट जरूर आता है, ये नहीं सोचें. और अभी तो बहुत ज्यादा हो चुका है. करंट जो एज है, जिस टाइम में हम गुजर रहे हैं ना, उस टाइम में अगर ग्लोबली कोई भी चेंज आती है, आज यूएसए में कोई चेंज आएगी, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट में, यूरोपियन कंट्रीज में, उन नेशन में कुछ भी आएगा, विद इन डेज उसका इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी में भी आना शुरू हो जाएगा, राइट. तो ये, हालांकि पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन जो ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुई और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई, इंटरनेट आया और हर एक के पास अवेलेबिलिटी हुई, तो लोगों की अवेयरनेस भी इंक्रीज कर गई. तो ये लोग मांगते हैं कि उनको बराबरी के हकूक मिलें.
ठीक है, ये पास हुआ। और डिसेबिलिटी एक्ट, पाकिस्तान में अभी भी डिसेबिलिटी को कंसिडर इंक्लूड तो किया जाता है, लेकिन उस हवाले से बहुत सारी मज़ा खेज चीज़ें भी नज़र आती हैं। आप इसकी एक मिसाल मैं देना चाहूँगा कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि बैंक्स वगैरह होते हैं और ऊपर उनके एटीएम बड़े ऊपर होते हैं, और जो व्हील चेयर पे आदमी आएगा, ये जो माजूर आदमी है, जो डिसेबल है किसी भी, या डिफरेंटली एबल उनको कहना चाहिए, डिसेबल तो नहीं तो डिफरेंटली एबल कह सकते हैं। अब उनके रैंप उन्होंने इस तरह बनाए हुए कि उसमें उसके ऊपर से तंदुरुस्त आदमी भी, सेहतमंद आदमी भी, बिल्कुल हेल्दी आदमी भी उस पैदल नहीं चल के उतर सकता। तो आप उनसे तवक्को करते हैं, उन्होंने फॉर्मेलिटी के लिए ऐसे बिल्कुल स्टीप ट्रैक बना दिया। आपने देखे होंगे कि जहाँ पे बंदे के लिए पैदल चलना मुश्किल है यार, पकड़ के एक सेहतमंद आदमी, ठीक है, वो चले, तो वो उनसे कैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो व्हील चेयर लेके ऊपर जाएंगे उन रैंप के ऊपर से, और नीचे भी उतरेंगे ना। ये एक मजाक ही उन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन बहरहाल कोशिश उन्होंने की है कि डिसेबल लोगों को भी इंक्लूड करने की कोशिश करें, राइट। तो फिर 1990s में ग्लास सीलिंग कमीशन इस्टेब्लिश हुआ, जिसके हवाले से ट्रांसपेरेंसी के हवाले से बात हुई। ट्रांसपेरेंसी के बाद फिर और चीज़ें आना शुरू होगी। फिर 2000 के अंदर डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इनिशिएटिव बिकम मोर कॉमन प्लेस इन कॉर्पोरेट अमेरिका। हमारे यहाँ अभी नहीं आए थे ना, लेकिन बहरहाल यूएसए में और भी सी जगहों पे डाइवर्सिटी और इंक्लूजन के हवाले से इनिशिएटिव लेने शुरू कर दिए गए। वहाँ पे तो बहुत सी चीज़ें होती है ना, बिल्स भी होते हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें। हमने पिछले ऑलमोस्ट लास्ट मंथ में एक वो सिंपोजियम करवाया था। हम हर जो हमारा HR CHRP का सेशन होता है, जब खत्म होता है या स्टार्ट होता है, तो उसके बाद हम एक सिंपोजियम रखते हैं, जो एक HR मीटअप रखते हैं, जिसमें कुछ ना कुछ डिस्कशन करने के लिए होता है। तो वहाँ पे इंक्लूसिव लीडरशिप की बात हमने की थी। तो वहाँ पे हमें पता लगा कि लीडरशिप, इवन जो टॉप टीयर के लोग हैं, वो भी लीडरशिप को ये कंसिडर करते हैं कि ये टॉप मैनेजमेंट की चीज़ें हैं, राइट, टॉप मैनेजमेंट की चीज़ें हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी इंक्लूसिव लीडरशिप ये है कि आप सबको इंक्लूड करें, ठीक है, और सबको इक्वल समझें। और ऑर्गेनाइजेशन में सब लोग इक्वल होते हैं, फर्क जो होता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का होता है। वरना जो सैलरीज की बेंचमार्किंग है, ये कोई वो नहीं है, कोई वो कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। हर एक की उसके रोल के हिसाब से, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से, उसके टैलेंट के हिसाब से, या उसको उसको उसका अ, उसकी कंपनसेशन मिलती है, जिसको आप कंपनसेशन कह सकते हैं ना। ठीक है जी। तो ये फिर था कि उस 2000 के अंदर इनिशिएटिव स्टार्ट हुए यूएसए में और अमेरिका में। फिर अक्रॉस द ग्लोब ये सब चीज़ें होना शुरू हो गई। फिर 2010 में क्या हुआ, डाइवर्सिटी इक्विटी एंड इंक्लूजन बिकम्स अ प्रायोरिटी फॉर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस। और पाकिस्तान में जितनी भी बड़ी टॉप की ऑर्गेनाइजेशन है, अब वहाँ पे टॉप प्रायोरिटी कंसीडर किया जाता है, क्योंकि दिस इज द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट टू एस्टेब्लिश और द कल्चर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो भी जिन ऑर्गेनाइजेशन में भी ये कल्चर ना हो DEI का, तो वो ऑर्गेनाइजेशन कोई बेस्ट प्लेस टू वर्क की कैटेगरी में आ ही नहीं सकती। वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ चॉइस फॉर एम्प्लॉयज हो ही नहीं सकती, राइट। तो लोग उसकी तरफ जाते भी नहीं है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट डाइवर्सिटी, जिसको हमने एक ओवरव्यू दिया। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल के साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, जो हमने भी डिस्कस किया, राइट। डाइवर्सिटी एंड इक्वल फंक्शन डील्स विद द qualities, experiences and work style that make individual unique. For example, age, race, religion, disabilities, ethnicity, as well as how organization can leverage those qualities in support of business objectives. वो जो हम बात करते हैं कि जी, अगर जो गुलदस्ता है वो किससे बनता है, वो बहुत सारे फ्लावर के साथ मिलके, बहुत सारी स्पेशीज होती हैं, उनसे मिलके एक गुलदस्ता बनता है ना। इसी तरह कम्युनिटी डेवलप होती है, इसी तरह डेवलप होता है कि मुख्तलिफ तरह के लोग होते हैं, वो फिर एक हारमोनी क्रिएट करते हैं। और इस तरह बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, मुख्तलिफ नज़रियात के लोग, मुख्तलिफ ख्याल के लोग, मुख्तलिफ जनरेशन के लोग आगे काम करते हैं। और फिर उनको किस तरह से आप एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, ऐसा कल्चर क्रिएट करते हैं जहाँ पे सब लोग खुद को इंक्लूड इंक्लूजन का होता हुआ इंक्लूसिव समझें, अंडरस्टैंड करें। और वो सब जो है ऑर्गेनाइजेशन के हर हर जो एक्शन है उसकी ऑनरशिप को ऑन करें, उसकी ऑनरशिप लें, राइट। तो ये इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। एक चीज़ होती है एंटरप्रेन्योरशिप, एक होती है एंटरप्रेन्योरशिप ना।
कि जो ऑनरशिप ले लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन की अपने टास्क की, तो फिर इसका मतलब है कि उनकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करती है, उनकी एंगेजमेंट भी इंक्रीज करती है, राइट। It also includes matters that focus on diversity related careers, communication, legal and regulatory issues, technology metrics, outsourcing, effective diversity practices, and global diversity issues, right? तो जरूरी है कि हम जब डाइवर्सिटी की बात करें तो बिल्कुल ओपननेस के साथ बात करें, हम सब लोगों को इंक्लूड करने की बात करें। जब हम सबको इंक्लूड करेंगे तो अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर भी आएगा, बिजनेस के ऊपर भी आएगा, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी आएगा। अभी भी हमारी पॉपुलेशन जो है, मोर देन 50% जो पॉपुलेशन है फीमेल जो है हमारे पास, उनको हम इंक्लूड नहीं कर रहे, उनको इनकरेज नहीं कर रहे, उनको मोटिवेट नहीं कर रहे, उनको सपोर्ट नहीं कर रहे कि वो भी हमारी जो इक्वल पार्ट बने सोसाइटी की ग्रोथ के अंदर। और जिस जिस सोसाइटी ने उनको इक्वली अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, उस सोसाइटी ने ग्रो किया अल्टीमेटली। तो दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम अपने जो फीमेल्स हैं, जो एक बड़ा चंक है सोसाइटी का, उनको भी मोटिवेट करें, इनकरेज करें, और उनके लिए ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि वो लोग आके इक्वली कंट्रीब्यूट कर सके हम सब लोगों के साथ। और जो हमारा सोसाइटी है और जो कंट्री है, जो भी इकोनॉमी है, उसकी ग्रोथ में उनका पिवटल किस्म का रोल हो, राइट। डाइवर्सिटी हैज मेनी डेफिनेशंस, ऑर्गेनाइजेशन frequently adapt the definitions to their specific environment। और ये चीजें जैसे वर्ड डाइवर्सिटी है ना, तो हर वक्त कुछ ना कुछ डाइवर्सिफाई होता चला जाएगा, नई जरूरियात आती जाएंगी, नई नीड्स आती जाएंगी, नई चीजें आती जाएंगी। जनरली डाइवर्सिटी रेफर्स टू द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस among individual, accounting for all aspect of their personality and individual identity। आपकी अपनी यूनिकनेस है, आपकी अपनी आइडेंटिटी है, आपकी अपनी स्ट्रेंथ है। आप हर इंडिविजुअल की अपनी स्ट्रेंथ है, हर इंडिविजुअल यूनिक है। तो उसकी जो चीजें हम बात करते हैं, जो यूनिकनेस है, उसकी रिस्पेक्ट का होना भी बड़ा जरूरी है, उसको मोटिवेट करना, उसको इनकरेज करना भी जरूरी है, ताकि वो अपने जो प्लस पॉइंट्स हैं उनको यूज करते हुए सोसाइटी और कम्युनिटी के अंदर पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकें, राइट। तो इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि हम रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है उसको भी, उसमें भी डाइवर्सिटी लेके आए। अब पाकिस्तान के अंदर एक चीज जो ग्लोबली तो नहीं की जाती, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा की जाती है कि जी, अब डाइवर्सिटी को समझ, जब बात करते हैं ना डाइवर्सिटी की, तो फिर लोग समझते हैं शायद ये डाइवर्सिटी सिर्फ उसमें है, रेस में है, कल्चर में है, और इस तरह की दूसरी चीजों में, रिलीजन में है, इथनिसिटी में है, या और किसी तरह की है। लेकिन अगर तो डिस्क्रिमिनेशन बहुत सी तरफ से पाई जाती है। अब जब जो लोग एज यानी ओल्ड एज के हो जाते हैं, उनके हवाले से भी ये किया जाता है कि उनको भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनको भी इंक्लूड नहीं किया जाता, राइट। और उनको लिख दिया जाता है और कह दिया जाता है यार आप तो ओवर एज हैं, या और इनकरेज किया जाता है कि नए टैलेंट को हायर करते हुए, और फिर यानी कि जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको हायर ना किया जाए या कोई बैरियर लगा दिए थे। तो एज के बेस पे भी लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं। हो सकता है कई लोग जब बात करते हैं, आपस में इकट्ठे होते हैं और कोई डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो कोई ओल्ड एज जो लोग हैं वो कोई ओपिनियन शेयर करें तो उनको इनकरेज नहीं किया जाता, वैल्यू नहीं दी जाती। और जहाँ पे एक्सपीरियंस लोगों की गैदरिंग हो, तो वहाँ पे कोई फ्रेशर जो हैं वो कोई अपनी बात करें तो उसको भी वैल्यू नहीं दी जाती। तो ये बेसिकली ज़रूरी है कि डाइवर्सिटी को और इंक्लूजन को हम हर तरह से इंडक्ट करें, इंड्यूस करें, ताकि हमारी इकोनॉमी, हमारा जो मार्केट प्लेस है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, वहाँ पे एक हार्मनी क्रिएट हो, और वहाँ पे सब लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी हो ग्रो करने की, सीखने की, समझने की, राइट। दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इक्विटी के हवाले से भी हमने बात कर ली कि फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए, किस तरह से हम इसको लेके चलेंगे और सबको रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन उस तरह से हो जिस तरह से उसको जरूरत है, उसकी नीड है। ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसा करना चाहिए। हो सकता है कुछ लोग हों बहुत क्विक लर्नर हों, कुछ लोग हैं जो स्लो लर्नर हैं, ठीक है। आप एक ही पेस पे सबको लेके चलें, ट्रेनिंग के हवाले से, लर्निंग एंड डेवलपमेंट के हवाले से, या किसी कोर्स में उनको भेजने के हवाले से,
तो फिर वो इक्वल आप अपने हवाले से इक्वलिटी क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन आप इक्विटी क्रिएट नहीं कर रहे। उसका क्या नुकसान होगा? उसका नुकसान ये हो सकता है कि जो ट्रेनिंग आपने एक ही पेस पे, सेम पेस पे रखी सबके लिए, स्लो लर्नर्स के लिए, क्विक लर्नर्स के लिए, उसमें क्विक लर्नर तो सीख जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है, लेकिन स्लो लर्नर को आप इंक्लूड नहीं करेंगे। और स्लो लर्नर्स जो होंगे, या जो थोड़ा सा देर से समझ में आती है चीजें, और या जिनका जो रिफ्लेक्सेस हैं उतने शार्प नहीं होते, वो इतनी तेजी से अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। तो हमें किसी भी जो शोबा जिंदगी है, वहाँ पे इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, चाहे हम कहीं टीच कर रहे हो, समझा रहे हो, पढ़ा रहे हो, किसी को कुछ भी कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन में किसी को सुपरवाइज कर रहे हो, कोई चेंज लेके आ रहे हो किसी प्रोसेस के हवाले से, तो वहाँ पे इन चीज़ों को भी हमने मद्देनजर रखना है कि हम इक्विटी क्रिएट करें, रिसोर्स मोबिलाइजेशन करवा रहे हो, रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन करवा रहे हो, डिसाइड कर रहे हो रिसोर्सेज के हवाले से, कोई और भी पॉलिसी मैटर जो है उसके ऊपर काम कर रहे हो, तो फिर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि वी नीड टू क्रिएट द कल्चर ऑफ इक्विटी एंड वी नीड टू फॉस्टर द एलिमेंट ऑफ इक्विटी। ठीक है जी, इक्वेलिटी को मद्देनजर ना रखें, इक्विटी की बात करें और इक्विटी के ऊपर ही फोकस करें कि आप जो कुछ भी प्रोवाइड कर रहे हैं उससे लोगों की नीड पूरी हो रही है, लोग इक्विप हो रहे हैं जो आपके लोग हैं, और क्या वो नरिश हो रहे हैं, फास्टर हो रहे हैं, ठीक है, उनकी ग्रोथ हो रही है, उनकी डेवलपमेंट हो रही है। तो इस चीज़ के ऊपर फोकस रखना ज़रूरी है कि हम इक्विटी को किस तरह से लेके चल सकते हैं, राइट। तो ये हम अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग जो हमारे साथ पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया, मैं चाहूंगा कि वो उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। जी, मलक मोहम्मद तैयब साहब, मैं चाहूंगा कि आप अपना पर्सपेक्टिव शेयर करें डाइवर्सिटी, इंक्लूजन एंड इक्विटी के हवाले से, जहाँ पे जो आपके एक्सपीरियंस में है, जहाँ पे आप काम करते हैं, ये जो आप ये ऑब्जर्व करते हैं, जो आपकी ऑब्जर्वेशन में है, प्लीज। आई थिंक ही इज नॉट लिसनिंग राइट नाउ। ओके जी, वर्दा आप शेयर करना चाहेंगी अपना पर्सपेक्टिव डाइवर्सिटी और इक्विटी इंक्लूजन के पर्सपेक्टिव से? ओके, अच्छा, ये इस स्लाइड में हमने वो चीजें लिखी हुई हैं जिनके हवाले से डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है या किया जाता है, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी, सोसाइटी के अंदर भी ओवरऑल, और हम भी इसके हवाले से डिफरेंट तरह का बिहेवियर रखते हैं, या हम इसको किस तरह से ट्रीट करते हैं कि an equal opportunity policy is a company's formal document that outline their commitment to fair treatment of all employees regardless of age, sex, race, disability, gender reassignment, religion और belief। जी, इनके अलावा भी कुछ चीजें आपको नजर आती हैं जो कि जिनको लेके डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, और क्या क्या ऐसा लगता है कि ये वो फैक्टर्स हैं और जो हमने पहले भी डिस्कस किए हैं थोड़ा सा, तो और अभी भी डिस्कस कर रहे हैं, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इनमें से कोई चीज़ ऐसी मौजूद है जो आप इरादतन नहीं कर रहे, गैर इरादी इरादी तौर पे हो रही हैं, आपका इरादा नहीं है कि इस तरह हो, आप चाहते नहीं है कि ऐसे हो, लेकिन बहरहाल इस तरह की ऑब्जर्वेशन हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में या हमारी प्रोफेशनल लाइफ में नजर आती हैं। जी, जी सलीम साहब, आप जो ये हम डिस्कस कर रहे हैं इस स्लाइड के हवाले से, इस हवाले से कुछ शेयर करना जी सर, चाहेंगे? मैं जी जी। अच्छा, मैं आपकी बात से ना जो आपने ये लिखा है बिल्कुल इससे इत्तेफाक करता हूँ कि यही बेसिकली जो मेन चीजें हैं वो यही हैं। बट शायद कहीं हम कहीं कहीं ये भी देखना चाहें, हमें चाहिए शायद, या फिर आप अपने
आगे स्लाइड्स में लेकर आएंगे कि ऑर्गेनाइजेशन की नीड भी होती है। जैसे आपने जेंडर रीअसाइनमेंट्स लिखा है ना यहाँ पे, तो जी ये ऑर्गेनाइजेशनल नीड भी होती है, उसका कल्चर भी होता है, उसकी डिमांड भी होती है। कि अगर एक पोजीशन है जिसके ऊपर वो नहीं, यानी फॉर एग्जांपल मार्केटिंग की जॉब है, और कहा जाए कि आपने फील्ड के अंदर जाकर काम करना है, तो वहां तो कोशिश यही होती है कि ऐसे ऐसे लोगों को जो है ना वो रिक्रूट किया जाए जो मार्केट में जा सकते हो, जो बाइक राइड कर सकते हो, जो कम्युनिकेट ज्यादा अच्छा कर सकते हो। ये क्योंकि रिक्वायरमेंट है आपकी मार्केटिंग की। अब अगर फर्ज करें आपने ऐसी मार्केटिंग करनी है जिसमें आपने ऑफिस टू ऑफिस जाना है, तो वहाँ आपकी अलग नीड होगी। यानी मैं अगर अपने ही ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल दूं, हमारी जो लैब्स हैं अल खिदमत की लैब्स में जो है, वहाँ पर टेक्निकल स्टाफ में तो ऑब्वियसली फीमेल्स भी हैं, मेल्स भी हैं, वो तो अपनी कम्पिटेंसी बेस पर आते हैं। लेकिन हमारी प्रेफरेंस ये होती है जब हमने राइडर रखना है, जब जी जिसने सैंपल कलेक्शन करनी है, जिसने ये चीजें करनी है, वहां तो फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशनल नीड ये है, और बल्कि ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा कहूँगा सोसाइटल नीड ये है कि किसी मेल को जो है वो हायर किया जाए, जो इजीली जो है वो मार्केट में, यानी डोर टू डोर जा सकता हो, और उसको एक्सपोजर ज्यादा हो, इवन कि एक जगह से दूसरी जगह जाना उसके लिए आसान हो, जिसको जस्ट जाना वो रास्ता समझाया जाए और वो वहां पहुंच जाए। और खुदा ना खास्ता बिल्कुल मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाह रहा, ऑब्वियसली हमारी इस बैच के अंदर फीमेल्स भी हैं, तो ये फीमेल्स नहीं कर सकती हैं, बट यहाँ हमें लगता है, या बीइंग सोसाइटल पर्सन, ये लगता है कि मेल ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही है। लेकिन क्योंकि अभी जब इंक्लूजन की बात करते हैं ना, तो फीमेल्स भी अब आना शुरू हो गई हैं बहुत सी चीज़ों में, और वो डोर टू डोर मार्केटिंग में भी जा रही हैं, फील्ड में भी जा रही हैं। लेकिन इसमें सोसाइटी को अपने रवैये बेहतर करने की ज़रूरत है ना, सोसाइटी को रेसिप्रोकेट बेस्ट वे में करने की ज़रूरत है। अब देखिए, ट्रांसपोर्ट के प्रॉब्लम्स बहुत सारे आते हैं फीमेल्स को, और लेकिन मेल क्या करता है, बाइक लेके उस पर कहीं पे भी मूव कर जाता है, ऑफिस आ जाता है, कहीं पे भी चला जाता है ना, अगर अफोर्ड नहीं कर सकता गाड़ी वगैरह या कोई और चीज़। लेकिन फीमेल्स भी अब आना शुरू हो गई हैं इस तरह की चीज़ों में, और आहिस्ता आहिस्ता आएंगी भी। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सोसाइटी कैसे बिहेव करती है, हम लोग कैसे उनको इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि वो सपोर्ट करते हैं, ये सारे फैक्टर। सर बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, और थोड़ा सा इसमें ऐड भी करता चलूँ कि जो जी हमारी ऑफिस जॉब है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वहाँ तो फीमेल्स को बहुत अच्छे से एडजस्ट किया जाता है। यानी मैं एग्जांपल दूं, जहाँ हमारी पार्किंग है, वहाँ मेल्स की जो है ना जितनी गाड़ियां होती हैं, ऑलमोस्ट 50% उसमें फीमेल्स की भी होती हैं। और अगर बाइक्स की बात करूं, तो बाइक्स में हर 5-6 बाइक्स के बाद कोई एक आधी स्कूटी भी नजर आ रही होती है, हाँ और जी ऑब्वियसली जी वो फीमेल्स की हैं। तो ये चीजें आसान हुई हैं, बट फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं, मैं इस पे ज्यादा जोर देना नहीं चाह रहा, शायद कहीं से कोई नेगेटिव कमेंट इसके ऊपर ना आ जाए। सही है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं और होती चली जाएंगी ना, एज पर द नीड। और वो जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला फार्मूला है, उसको लेके चलें तो और भी चीज़ें आ जाएंगी। फीमेल भी एंगेज हो रही है, वो आ भी रही है ना, और वो होती चली जाएंगी। लेकिन ये ग्लोबल चैलेंज है, और ये सिर्फ हमारा पाकिस्तान का नहीं है। हमारे पाकिस्तान का पाकिस्तान के हवाले हिसाब से है, उसकी हिसाब से रेशनल रेशो है। लेकिन ग्लोबली भी ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। मेरे बहुत से लोगों से यूएसए में या यूरोपियन कंट्रीज में बात करने का इत्तेफाक हुआ, और फीमेल से भी बात करने का इत्तेफाक हुआ, जो कि इसी पे बात करती हैं, जेंडर इश्यूज पे, और मेल शावनिज्म के ऊपर बात करती हैं, या इस तरह की और बातें करती हैं। तो वो कहती हैं अभी भी हमारा चैलेंज है, जो एग्जेक्टिव्स हैं, फीमेल एग्जेक्टिव्स हैं, जो बन जाती हैं कुछ, यानी डायरेक्टर्स तक पहुंच जाती हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर तक पहुंच जाती हैं, उनसे डिस्कस करने का इत्तेफाक हुआ। तो कहते हैं वहाँ पे भी हमारे बहुत सारे चैलेंजेस हैं कि हमने किस तरह से इंक्लूड करना है इक्वली मेल और फीमेल, यानी कि पोजीशंस को, जो एग्जेक्टिव पोजीशंस हैं, टॉप टीयर पोजीशंस हैं, उनको होल्ड करें, उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी हो और इक्वल पे हो, तो वो उस पे आए वो ना। तो ये एक है चैलेंज, और इस पे लोग काम कर रहे हैं, और ग्लोबली हो जाएगा अभी भी, लेकिन चैलेंज जरूर है। ठीक है जी, तो ये भी देखने की जरूरत है कि हम वाई एन इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी क्यों जरूरत है। द पर्पज ऑफ एन इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी इज टू प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी
to your entire company about what constitute fair treatment and what is considered discrimination, abuse and harassment, right? तो ये जरूरत है कि सबके लिए मसावी मौके हों, सबके लिए बराबर के मौके हों ग्रो करने के, ठीक है, और इनकरेज होने के, मोटिवेट होने के, एंगेज होने के, ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच होने के, सबके लिए इक्वल ये होना चाहिए कि वो इक्वली ग्रो कर सकें और किसी किस्म का भी उनको कोई इश्यू, कोई टर्बुलेंस, कोई हर्डल फेस ना करनी पड़े, राइट? जैसे हरासमेंट है या कोई और अब्यूज है, अब्यूजिव लैंग्वेज है या कोई इस तरह की चीजें हो ना, कि ऐसी कोई किसी किस्म की भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। डिस्क्रिमिनेशन आपको डायरेक्ट भी होती है, इनडायरेक्ट भी होती है, आपके एटीट्यूड से भी हो सकती है, आपके रवैये से भी हो सकती है, डिस्क्रिमिनेशन ट्रांसपेरेंसी में भी हो सकती है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में मुझे काम करने का इत्तेफाक हुआ, तो वहाँ पे क्या कहते हैं, जो टॉप की मैनेजमेंट थी, जो भी थे, एडमिन मैनेजर थे, हेड के तौर पे जो उसको पूरा कर रहे थे, तो वो क्या करते थे, एक दिन उनके पास इंफॉर्मेशन आती थी कि हेड ऑफिस से या बाहर से कोई गेस्ट आ रहे हैं जो इस ऑफिस को विजिट करेंगे और बहुत से लोगों से मिलेंगे, और या किसी और काम से हैं, लेकिन हो सकता है वो मिल नहीं सकते ना। तो उसका पता इस तरह चलता था कि वो उस दिन वो तैयार होके आते थे, सूटेड बूटेड होके आते थे, और बाकी लोगों को पता ही नहीं होता था। उनके इस सूटेड बूटेड होने से, रेडी होने से बाकी लोगों को अंदाजा होता था कि शायद कोई आज आ रहा है हेड ऑफिस से ना। दैट वाज द नॉट द इक्वेलिटी। अगर आप देखें ना, क्यों सबके पास ये राइट है कि सब आपको वेल प्रेजेंट करके आए, बेस्ट वे में प्रेजेंट करके आए। तो दिस वाज, ये भी एक देखें डिस्क्रिमिनेशन होगी ना। फिर इसकी कंप्लेन कर दी लोगों ने हेड ऑफिस में कि भाई हमें इन्फॉर्म ही नहीं होता, हम तो अपने रोजमर्रा के रूटीन में कैजुअल या जो भी है इनफॉर्मल वे में आते हैं, लेकिन जब आपको पता है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ने आना हो या प्रेसिडेंट ने आना हो, वाइस प्रेसिडेंट ने आना हो, आपको पता होता है, आपको इंटीमेशन मिली होती है, तो आप क्या करते हैं, उसके लिए खास तौर पे रेडी होके आते हैं, ठीक है, कैजुअल तो होके नहीं आते, ये जो भी है। तो इस पे भी कंप्लेन होगी, और फिर उसका उन्होंने, क्योंकि उनका इस तरह से रेडी होके आना, अपने आप को वेल प्रेजेंट करना और दूसरों के लिए ऐसे मौके ना आना, तो हालांकि ये चीज़ लगती नहीं है कि ऐसी कोई चीज़ थी ना, और ये लेकिन उनका एटीट्यूड था, उनका रवैया था, तो उन्होंने इस तरह किया। तो कंप्लेन हो गई, इंक्वायरी हो गई, फिर उनकी इंक्वायरी कॉल हो गई, फिर उनको रेप्रीमांड भी किया गया, जो कि हो सकता था उस गिवन सरकमस्टांसेस में। तो उसके बाद फिर उन्होंने अपनी इस चीज़ को रेक्टिफाई कर लिया और इसको फील किया कि यार ये भी एक वो है, डिस्क्रिमिनेशन की फॉर्म है जो हम करते हैं ना, राइट? तो ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, हालांकि वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, कि छोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, और बहुत सी जगहों पे बेस्ट प्लेस टू वर्क के अवार्ड भी ले चुकी थी उस, ठीक है, लेकिन वहाँ पे एक जो रीजनल ऑफिस था या रीजनल लेवल पे जो हेडक्वार्टर था, वहाँ पे इस तरह की चीज़ों को लोगों को फेस करना पड़ता था, और बहुत से लोगों के लिए ये कोई मैटर नहीं करती थी, लेकिन बहुत से सेंसिटिव लोग होते हैं, ठीक है, उनके लिए ये चीज़ मैटर करती थी ना। ये हम, और अगर हमें देखेंगे, हम अपनी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में इससे मिलती जुलती चीज़ें, ये सिमिलैरिटीज के साथ या कोई लो इंटेंसिटी के साथ या ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ कई चीज़ें हमें नजर आएंगी, कि हो सकता है कि कोई इन्फॉर्मेशन आई हो, आप तक कोई इन्फॉर्मेशन ना आई हो, दो बंदों तक इन्फॉर्मेशन ना आई हो, बाकी सबको पता हो, या इंटेंशनली कोई इन्फॉर्मेशन छुपाई गई हो, तो दिस इज अगेंस्ट द फैक्टर ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। और फिर ये सब चीज़ें मिल के ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को खराब करती हैं, तो इसको भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। वो जो हम बात कर रहे थे ना, डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन की, इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये भी डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन को आपको अंदाजा हो जाता है कि यार क्या डिस्क्रिमिनेट हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। और फिर डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन में फिर सबको पता भी चल रहा होता है कि क्यों डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है और कैसे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। और जो इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसमें थोड़ा सा कई लोगों को अंदाजा होता है, कई लोगों को अंदाजा नहीं हो रहा होता, लेकिन बहरहाल जिसके साथ हो रही होती है उसको पता चल ही जाता है, अल्टीमेटली लोग फील करते हैं ना। डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन क्या चीज़ है? डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन रेफर्स टू अ discrimination against a specific person because they possess a protected characteristic, जो हमने पहले डिस्कस की, are perceived to have a
protected characteristic or are associated with someone who does, right? कि ये डायरेक्ट भी किसी वजह से भी डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है, किसी भी फैक्टर की वजह से हो सकता है। कभी हो सकता है बॉस की बात ना मानी हो आपने, वो असाइनमेंट पूरी ना की हो, ठीक है, तो तब भी आपको डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है। या हो सकता है आप, फॉर एग्जांपल कहना नहीं चाहिए लेकिन वैसे मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ, कि आप पश्तो स्पीकिंग है या पंजाबी स्पीकिंग है या सराइकी स्पीकिंग है, सिंधी स्पीकिंग है, और वहाँ पे लोग ज़्यादातर पश्तो स्पीकिंग लोग हैं, तो हो सकता है आपके साथ डिस्क्रिमिनेट करें। अब आप एक ऐसा कल्चर जहाँ पे कुछ लोग हैं, मुझे ऐसे कल्चर में काम करने का इत्तेफाक हुआ जहाँ पे पश्तो स्पीकिंग और जो पंजाबी हजार हिंद को और सराइकी स्पीकिंग, उन दोनों ग्रुप्स का आपस में कन्फ्लिक्ट होता था, क्योंकि ये तीनों जो मैंने आपके साथ डायलेक्ट शेयर किया ना, पंजाबी सराइकी और हिंद को मिलते जुलते होते हैं ना, ठीक है, तो वहां पे उनका आपस में क्लैश होना शुरू हो गया। अब ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन है। आप एक ग्रुप में बैठे हुए हैं, ठीक है, और दो लोग जो हैं वो एकदम से ऐसी लैंग्वेज में बात करना शुरू कर दें जो सबको समझ में नहीं आती, राइट? तो दिस इज आल्सो अ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन लोग इसको अंडरस्टैंड नहीं करते, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इफ एन एम्प्लॉय वाज बीइंग harassed at lunch by other employees for following a specific religion, that would be डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन। जी सलीम साहब, प्लीज। सर वो जब भी आपने एग्जाम्पल पहले दी ना, ये हमारे साथ अक्सर होता है कि आप जी किसी जगह बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं और उनमें से 2 लोग भी सेम कल्चर के हैं ना, मैं आज़ारी बात है कल्चर का नाम नहीं लूंगा, तो वो अपनी जो है ना वो मदर लैंग्वेज के अंदर बात करना शुरू कर देते हैं। तो ये जी प्रॉब्लम होती है। मेरी एक जो है ना खास तबके से इस पे बात हुई, तो मैंने उनसे कहा, मैं कहा आप ऐसा क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा कि हमें एक्चुअली जो है ना मजा नहीं आता एक दूसरे से जो है ना उर्दू में बात करने में। असल में हम उनको कहते हैं कि यार आप, हो सकता है क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मुबारक है उसके मुताबिक यह है ना कि जब आप महफिल में बैठे हो, ये 3 लोग बैठे हो, तो दो आपस में बात ना करें, कान में जो है वो यानी विस्परिंग ना करें। तो उसका मतलब बिल्कुल यही है कि आप किसी से छुपा कर कोई ऐसी बात ना करें। हो सकता है कि वो आपके बारे में गलत ख्याल ले आए कि शायद ये मेरे बारे में वैसी बात कर रहे हैं। तो 5 लोग बैठे हैं, 2 लोग जब अपनी मदर लैंग्वेज में बात करते हैं या नेटिव लैंग्वेज में बात करते हैं, तो फिर वो एक ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट होता है, बाकी 3 मुंह देख रहे होते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तो उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें जो है ना बेसिकली उसका मजा नहीं आता। जो आप लोगों से हम जब बात करते हैं बड़ी मजबूरी से करते हैं उर्दू में बात, तो हम उन्हें कहते हैं यार अगर मुश्किल होती तो इंग्लिश में कर लिया करो। तो वो सही कहते है, नहीं, जो मजा हमें अपनी जबान में आता है वो कहीं और नहीं आता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसी ऑब्जर्वेशन अक्सर जगहों पे देखी गई है जहाँ पे जो मुख्तलिफ कल्चर से लोग आगे काम कर रहे हो। और आप इधर जब बात करते हैं ना हतार इंडस्ट्रियल स्टेट में, या इस तरह के किसी भी इंडस्ट्रियल स्टेट में जहाँ पे बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं जो कि केपी के और पंजाब के मिड में है, जंक्शन में है, ये दोनों जो प्रोविंसेस हैं उनके लोगों की एक्सेस में मौजूद है ना, तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ों को बहुत फेस करना पड़ता है। और हमें फिर, मैं भी एडमिन में जब रहा हूँ एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, तो वहाँ पे हमने ये इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं, और फिर हमें उनको डी एस्केलेट करना पड़ता था, और उसको समझाना पड़ता था, बताना पड़ता था ना कि कैसे है। और मज़े की बात ये है कि अगर कोई मज़े की बात तो नहीं करना चाहिए, वैसे बात कर रहा हूँ, पश्तो स्पीकिंग से कोई गलत बात हो जाए ना, हिंदको स्पीकिंग से, पंजाबी स्पीकिंग से, तो वो फील भी ज्यादा करता है, इसी तरह से वाइस वर्सा है ना। और लेकिन अगर सेम कल्चर से एक दूसरे के साथ जितना मर्जी कर लें तो वो फील नहीं करते, तो ये भी एक है। तो ये चैलेंजेस आपको पर्टिकुलरली जहाँ पे लेबर को डील करना पड़ता है, लेबर क्लास को डील करना पड़ता है, या लेबरर्स को, जो भी वर्कर्स हैं उनको डील करना पड़ता है, तो वहाँ पे इस तरह के चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, या प्रोडक्शन साइट्स हैं, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें आपको बहुत सी देखने का मौका मिलता है, ठीक है। वहाँ पे क्योंकि बैकग्राउंड जो है, एजुकेशनल बैकग्राउंड डिफरेंट है और सोशल बैकग्राउंड भी डिफरेंट होता है, तो फिर वहाँ पे छोटे छोटे पैटी इश्यूज होते हैं जिनको वो बड़ा कर लेते हैं ना, राइट। अब हम आते हैं इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर। इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन इज व्हेन अ पॉलिसी, रूल और अरेंजमेंट दैट अप्लाइज टू ऑल एम्प्लॉयज डिस्क्रिमिनेट्स अगेंस्ट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल। तो ये भी है कि जी आप कोई ऐसी पॉलिसी बना लें, कोई रूल बना लें जिससे को एक वो उस रूल बनाने का मकसद ही हो कि एक खास ग्रुप को आप इंटर ना होने दें,
या एक खास ग्रुप को आप इंक्लूड ना करवाने दें, वो समझ समझ ले कि यार मैं तो इसमें आ ही नहीं सकता ना। फॉर एग्जाम्पल बताया, जैसे कि से योर कंपनी हैज अ हेल्दी लिविंग इनिशिएटिव दैट इंक्लूड्स टीम एक्सकर्शन विद एक्टिविटीज लाइक स्कीइंग, हाइकिंग और बॉलिंग। ठीक है जी। अब कई लोग ऐसे हैं जो कि हो सकता है कि आप मुख्तलिफ हर ग्रुप्स के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज बना लें, डिजाइन कर लें ना, उनको एंगेज करने के लिए, उनको इंक्लूड करने के लिए। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस एज में है, या कोई डिजीज है, या कोई और प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है आप उनको इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये बड़ी थिन किस्म की लाइन है जिसको आपको देखना होता है कि जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन इनिशिएटिव्स की लेने की, तो फिर आप देखें कि इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। और अगर आप कोई चीज़, कोई एक्टिविटी एंगेज करते हैं, अरेंज करते हैं लोगों को एंगेज करने के लिए, तो फिर उस, यानी कि जो वो क्लास है ना, उसके लिए भी करें, उसको भी किसी न किसी तरह एंगेज करें, इन्वॉल्व करें, इंक्लूड करें। मुझे याद है कि हमने एक दफ़ा एक ऑर्गेनाइजेशन में हमारा हर साल होता था क्रिकेट फिएस्टा के नाम से हम करते थे, क्रिकेट टूर्नामेंट ना। तो फिर होता था, और क्रिकेट आपको पता है कि मेल ही होते हैं जो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, खेलते हैं। फीमेल्स आती थी तो वो कुछ नहीं कर सकती थी ना, वो तो सिर्फ देखने की हद तक होता था। फिर मैंने उसमें ये इंक्लूड कराया कि मैंने फीमेल्स के लिए बैडमिंटन शुरू कर दी, ये ऐसी एक्टिविटी स्टार्ट करवा दी। उसी उसी साथ में एक तरफ क्रिकेट हो रही है, एक तरफ बैडमिंटन हो रही है। फीमेल्स के लिए बैडमिंटन का टूर्नामेंट होता था, मेल्स के लिए क्रिकेट हो जाती थी, या इस तरह की एक्टिविटीज होती थी जिससे वो भी इंगेज हो जाती थी। तो आप देखें कि जब भी आप कोई इनिशिएटिव लें, तो फिर उसमें आप जितना भी आपका स्टाफ है, जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में हैं, उनको भी इंटरटेन करें और उनके लिए भी एक्टिविटीज डिजाइन करें। तो और ताकि वो अपने आप को डिस्क्रिमिनेट फील ना करें। और ये जरूरी है कि हम इन चीज़ों को लेके चलें, राइट। तो ये एक डाइवर्सिटी इंक्लूजन के अलावा से एक स्टेटमेंट है, एक वो स्लाइड है जिसमें बताया गया कि किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं डाइवर्सिटी इंक्लूजन स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है, जिसमें क्या क्या चीज़ें एंगेज होती हैं, लोग एंगेज होते हैं। आपकी वर्क प्लेस है और आपकी मार्केट प्लेस है ना, किस तरह लोगों को आप अट्रैक्ट करते हैं, रिटेन करते हैं, डेवलप करते हैं अपने इस वर्क प्लेस को, लोगों को किस तरह ट्रेन करते हैं, कैसे वो एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं ताकि वो आपका कोहेसिव बॉन्डिंग हो जाए, लोग आपकी तरफ अटैच हो जाएं, राइट। तो आप, क्योंकि लोगों की रिटेंशन के अंदर, और जब आपने डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को लेके आना है, तो फिर आपने इंटेंशनली ऐसी एक्टिविटीज करनी है, उसको लोगों को मेंटोर करना है, गाइड करना है, बताना है, ट्रेन करना है रिटेन करने के लिए, और उनको समझाना है। ये जरूरी है कि लोगों तक एजुकेशन लेके जाए लोगों को एजुकेट किया जाए इन फैक्टर्स के हवाले से। आपकी वर्क प्लेस ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करें वहाँ पे, और डाइवर्सिटी के हवाले से कोर्सेज बनाएं एग्जैक्ट, और फिर लोगों के ग्रुप बनाएं, कमेटीज बनाएं, लोगों को एंगेज करें और उनको एजुकेट करें, ठीक है जी। और फिर लोगों को एंगेजमेंट इस तरह की होगी, लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देंगे सॉरी, लोगों को जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, लोगों को एंगेज नहीं करेंगे, लोग एजुकेट भी नहीं होंगे। तो लोगों को डेवलप करें, रिटेन करें, डेवलप करें और अट्रैक्ट करें ना इन चीज़ों की तरफ। तो उससे क्या होगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसकी जो वर्थ है, उसकी ब्रांडिंग अच्छी स्टेब्लिश हो जाएगी, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ चॉइस बन जाएगी, यानी एम्प्लॉयर ऑफ चॉइस बन जाएगा लोगों के लिए। आपको टैलेंट अट्रैक्ट करना भी इजी हो जाएगा। पाकिस्तान में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अभी काम कर रही हैं जो डिफरेंट इनिशिएटिव्स देती हैं लोगों को एंगेज करने के लिए, टैलेंट को एंगेज करने के लिए, टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, राइट। तो फिर उसके हवाले से आपने किस तरह से इनिशिएटिव लेने हैं, किस तरह से लोगों को इंक्लूड करना है। और फिर इसमें आप, अगर आप नहीं करेंगे, तो फिर क्या है कि आपको वो करना पड़ जाएगा, कंप्लाइंस के हवाले से लिटिगेशन में जाना पड़ जाएगा, कोई चीज़ फेस करनी पड़ जाएगी। पाकिस्तान में अभी ये कल्चर इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आउट ऑफ पाकिस्तान जितनी भी डेवलप सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे ये कल्चर है कि अगर कोई ऐसा किसी को फील हो कि उसको डिस्क्रिमिनेट किया गया है, तो वो सू भी कर सकता है, कोर्ट में भी जा सकता है अपने राइट के लिए।
और वो लोग कोर्ट में जाते हैं और वहाँ पे फिर उनको उनके राइट्स मिलते हैं ना, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर एंगेज हैं कि आपने किस तरह डाइवर्सिटी को इंक्लूड करना है, डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, कौन कौन से इनिशिएटिव लेने हैं, कौन कौन सी ड्राइविंग फोर्सेस हैं, और कैसे कल्चर को चेंज करना है, किन किन एलिमेंट के ऊपर फोकस करना है, विजिबल है इनविजिबल डिफरेंसेस हैं, इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल हो सकता है लोगों का, जनरेशन के डिफरेंट जनरेशन से लोग आ सकते हैं, डिफरेंट कल्चर से लोग आ सकते हैं, कल्चरल चेंजेस जो हैं उनके हवाले से बात की जा सकती है, ठीक है जी। माइनॉरिटीज हैं उनको इंक्लूड किया जा सकता है। तो हर एक की ना रिस्पेक्ट का एहतराम करें, और हर एक का जो है वो जो भी उनकी ओपिनियन है, जो भी उनके पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, उनकी केयर करें, उनकी रिस्पेक्ट करें। पिछले दिनों मुझे इत्तेफाक हुआ कि मैंने एक किसी फैमिली का व्हाट्सएप ग्रुप था, वो फैमिली का कल्चर ऐसा था कि पर्दा करने वाले लोग भी थे और पर्दा ना करने वाले लोग भी थे ना, ठीक है। तो फैमिली का किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ, उसमें उन्होंने एक ऐसे पर्दा करने वाले की जो खवातीन थी, जो जिनके घर के अंदर ये कल्चर था कि फीमेल पर्दा करती हैं, तो वो उनकी फैमिली की शादी की तस्वीरें और फंक्शन की तस्वीरें एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी, जहाँ पे मेल भी थे ना, थे फैमिली के लोग थे, लेकिन आपस में भी पर्दा करते थे, यानी बेशक फैमिली थे जो भी थे, वहाँ पे उनका कल्चर था। तो फिर मैंने देखा, मुझे इत्तेफाक से देखने का इत्तेफाक को, मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा देखें, ये जिनकी आपने फोटोज शेयर की हैं यहाँ पे फैमिली फंक्शन की, बेशक आपने अपनी इंटेंशन के साथ की है कि चलिए फैमिली वाले लोग देखेंगे ना, लेकिन वो लोग कभी भी अपनी फोटोज इस तरह शेयर करते नहीं है ना। तो आप उनकी जो वो है ओपिनियन है उसकी रिस्पेक्ट करें। उनकी ओपिनियन ये है कि वो तो इन चीज़ों के ऊपर बिलीव करते हैं, तो आप फिर बात समझ आ गई उनको, फिर उन्होंने वो फौरन चीज़ें डिलीट कर दी। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ठीक है। हाँ, जिसकी भी जो ओपिनियन है, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा फर्ज बनता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसकी रिस्पेक्ट करें, ठीक है। किसी भी पर्सपेक्टिव से कोई कोई भी ओपिनियन हो सकती है ना, कोई भी चीज़ हो सकती है, तो उसकी रिस्पेक्ट करना, उसको वेटेज देना हमारी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब देखते हैं कि डाइवर्सिटी के हवाले से, जब हम इंक्लूजन और डाइवर्सिटी की बात करते हैं ना, तो कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं। ये चैलेंजेस आपको बहुत फील करने पड़ेंगे, फेस करने पड़ेंगे। लोग बात करते हैं कि यार क्या जरूरत है इसकी ना, वो यार बस जैसे होता आ रहा है वैसे करते चले जाएं। तो लोगों की बॉन्डिंग वीक होती है, लोग एक दूसरे के साथ मेल मिलाप नहीं करते, कोहेसिवनेस नहीं होती, रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं होते, जो तो तब भी ये चैलेंजेस सामने आते हैं। लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप होता है, लोगों को कम्युनिकेट नहीं किया गया था, तब भी ये चैलेंजेस सामने आते हैं, ठीक है जी। लोग इसको वेटेज ही नहीं देते, जिनको आपने समझाना है ना, वो इसको वेटेज नहीं दे रहे होते, जिनके लिए आप काम कर रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे होते वो इसको वैल्यू नहीं दे रहे होते। फिर इसके अलावा रवायती किस्म के नजरियात होते हैं, स्टेरियोटाइप थिंकिंग होती है, उस पे लोग काम कर रहे होते हैं, उस पे लोग बिलीव कर रहे होते हैं, और फिर वो, उन्हें पता है जैसे हो रहा है वैसे ही होता आ रहा है, ऐसे ही होता चला जाएगा, चेंज ना होगी फायदा, ना चेंज का कोई इम्पैक्ट है, ना चेंज ने आना है, ना चेंज नहीं होना है। लोगों को इस तरह भी बिलीव है कि कुछ भी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसे ही होता चला आ रहा है, ऐसे ही देखते आ रहे हैं, ऐसे ही होता चला जाएगा। इन चीज़ों की इन चीज़ों की कोई माइलेज नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, देयर इज नो माइलेज और नो बेनिफिट ऑफ these kind of initiatives related to diversity and inclusion, right? मिसट्रस्ट होता है लोगों के दरमियान, स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है, एक दूसरे पे लोगों का बिलीव नहीं होता, यकीन नहीं होता, लोगों के बीच में ट्रस्ट का रिलेशनशिप नहीं होता, एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते, राइट। ये भी एक बड़ा चैलेंज है जो फील करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को खराब करने वाला भी चैलेंज है ना, ऑर्गेनाइजेशन की जो फैब्रिक है, जो स्ट्रक्चर है, उसको भी खराब करता है मिसट्रस्ट, इंटरनल पॉलिटिक्स, या और भी इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, लेग पुलिंग, इस तरह की बहुत सी चीजें होती हैं। अनड्यू फियर, बिला वजह का खौफ, और जिसका कोई जवाब नहीं होता। और उसके अलावा सबसे बड़ी चीज, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, या सबसे बड़ी हर्डल जो हमें नजर आती है, ये हमारी लाइफ में भी है, कि हम अजम्पशन की बेस पे जिंदगी गुजार देते हैं, और अजम्पशन की बेस पे कोई डिसीजन नहीं लेते, कोई इनिशिएटिव नहीं लेते। हम सोचते हैं पहले भी ऐसे हुआ था, अब भी ऐसे होगा, इसका कोई फायदा नहीं है, और अब मैं कर लूंगा तो क्या होगा, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा, मेरे होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। ये वाली चीज यहाँ पे एक्सेप्ट ही नहीं की जाती है ना। तो ये हमारी अनएग्जामिन्ड अजम्पशंस होती हैं,
वो कोशिश जो हम करते ही नहीं, वो एफर्ट जो हमने ट्राई नहीं की, उसके बगैर ही हम नतीजा अखज़ कर लेते हैं, ओपिनियन डेवलप कर लेते हैं, विदाउट हैविंग द एक्सपीरियंस ऑफ एनीथिंग एल्स, विदाउट डूइंग एनीथिंग एल्स, विदाउट टेकिंग एनी एक्शन। कुछ जो होती हैं अजम्पशंस, उनको हम अज्यूम कर लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं। ऐसा होता है, तैमूर ऐसा होता है कि नहीं होता? बिल्कुल सर, अजम्पशंस के ऊपर चलते हैं ना। बिल्कुल। ये जर्नलाइजेशन ही तो वो चीज है जिसके ऊपर जो है ना मोस्ट ऑफ द थिंग जो है ना डिसीजन रॉन्ग हो जाते हैं। लाइक हम फॉर एग्जांपल एज अ मैनेजर किसी का भी, रिसेंटली मेरे साथ भी ऐसा वो हुआ है कि मैं ये टेक्निकल रिक्रूटमेंट करता हूँ, डिफरेंट रिक्रूटमेंट करता हूँ। तो फॉर एग्जांपल एक बंदा था जो कि मुजफ्फरगढ़ शायद मुल्तान साइड पे कहीं पर है, तो वहां से आ गया। तो उसने ना 1 महीने बाद छोड़ दिया, ठीक है। और तो पता नहीं मैनेजर को क्या लगा, तो उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि मुल्तान मुजफ्फरगढ़ इस साइड वाले जो लोग हैं ना, इनको आपने हायर ही नहीं किया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जर्नलाइज कर लिया है कि मतलब एक बंदा ऐसा था तो डजंट मीन कि वो सारे ऐसे हैं, सारे ऐसे ठीक है। सो हमें इस तरह चीजों को जर्नलाइज नहीं करनी चाहिए। ये जो मिसट्रस्ट है, जिस एक वो बना हुआ है, एक जो जर्नलाइजेशन है कि भाई तो फलाना ऐसा था तो भाई वो कराची का था तो कराची के सारे ऐसे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। यस यू आर राइट। तो ये बहुत सारी assumptions हैं, उनके ऊपर हम काम करते हैं। कोई एक दफा का बैड एक्सपीरियंस हो जाए, हम उसको अपना एस्टेब्लिश कर लेते हैं, अपनी ओपिनियन बना लेते हैं उससे ना। तो ये भी जरूरी है कि हम अपनी ओपिनियन को रिव्यू करते रहें, अपनी जो बिलीव्स हैं उनको रिव्यू करते रहें, उनको स्टडी करते रहें। कुछ दिन पहले हमने एक कोर्स यहाँ पे लॉन्च करना था। जर्मनी की 2 सोसाइटीज थी, और 2 यूनिवर्सिटीज थी जर्मनी की, और पाकिस्तान की 2-3 यूनिवर्सिटीज थी, उनके साथ मिलके ना। और वो था अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड रिलीजन्स, के हर दुनिया के बहुत सारे मज़ाहिब जो मौजूद हैं, ताकि सब लोगों के बीच में वो हार्मोनी क्रिएट हो और लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सके ना। तो उस कोर्स में लोगों से जब हमने बात की, टीम से बात की, यार ये प्रमोट करें, आप लोगों तक मैसेज कम्युनिकेट करें, तो सब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं जी, ऐसी चीज़ों को सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं करती, ऐसा तो होगा ही नहीं। और वो होता रहा, कोई भी हमारे पास उसके लिए रजिस्ट्रेशन ही नहीं आई ना। और लोगों के बिलीफ थे, टीम के बिलीफ थे ना। बिलीफ तो किसी का भी हो सकता है कि जी इसकी कोई मार्केट नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे लोग इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो फिर जब उनको फोकस किया, उनको प्रेशराइज किया, और उनको यानी आप समझ लें ज़बरदस्ती उनसे कम्युनिकेट करवाया गया, तो उन्होंने 3 दिनों में 50 लोगों को नॉमिनेट करवा दिया। कि हमने उसके ऊपर फिर उनको टारगेट दे दिए कि यार आपने लेके आना है, इस जगह पे बात करें, इन लोगों से बात करें। तो वो ऑनलाइन और ऑन साइट कोर्स था। तो और जिसमें कहा 3 दिन पहले एक भी नॉमिनेशन नहीं थी। और जब वो कोर्स स्टार्ट हुआ, इस जो लास्ट 24 गुजरी है डेट, तो उन लोगों ने एफर्ट की, अपने जो बिलीफ थे, अपनी जो गट फीलिंग थी, वो उनसे जान छुड़ाई, और प्रैक्टिकली कोशिश की, तो 50 लोगों की नॉमिनेशन हो गई। और उस सेशन में ओवरऑल पूरी दुनिया से तकरीबन 80 लोग मौजूद थे, ऑन साइट भी और ऑनलाइन भी। तो ये एक हुआ। तो ये ऐसी चीज़ें बहुत सारी होती हैं, और हम अगर अपनी ज़िंदगी का जायजा लेंगे ना, तो बहुत सारी एजम्पशंस हैं जिनकी बुनियाद पे हम अपनी ज़िंदगी गुजार लेते हैं, और किसी चीज़ को टेस्ट नहीं करते, ट्राई नहीं करते ना। तो ये ज़रूरी है कि हम जो एजम्पशंस हैं इनसे जान छुड़ाएं, ये जो गट फीलिंग है इससे जान छुड़ाएं। खुद से ओपिनियन, बगैर एक्सपीरियंस किए ओपिनियन स्टैब्लिश ना करें, या कोई अभी किसी एक बैड इंसिडेंट की वजह से या किसी भी वजह से कोई ओपिनियन एस्टेब्लिश हुई है, तो उसको रिव्यू ना करें और उसी पे लकीर के फकीर होकर चलते चले जाएं। राइट, ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि हम इसको टेस्ट करें। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन स्ट्रेटेजी की बात जब करते हैं, तो फिर क्या करते हैं जी, अट्रैक्ट एंड रिक्रूट फ्रॉम अ लीगल लार्ज एंड डाइवर्स पूल ऑफ टैलेंट। जो बहुत बड़ा पूल है, उससे आप लोगों को अट्रैक्ट करें, रिक्रूट करें, और हर तरह के लोगों को लेके आए ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है जी। सिक्योर एंड इंक्लूसिव वर्क प्लेस कल्चर, फिर उन लोगों के लिए कल्चर भी ऐसा डेवलप करें ना, जहाँ पे वो आप उनको रिटेन कर सकें, रख सकें, इंटरटेन कर सकें, उनको एंगेज कर सकें, उनको मोटिवेट कर सकें। सिर्फ ये नहीं है सिर्फ अट्रैक्ट करना है या रिक्रूट करना है, नहीं, डाइवर्स किस्म के लोगों को। फिर आपने उनको एक एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करना है, एक कल्चर भी प्रोवाइड करना है। राइट, सपोज एज अ गुडविल जेस्चर आपने किसी ट्रांसजेंडर को हायर कर लिया, या किसी डिफरेंटली एबल्ड, किसी ब्लाइंड को हायर कर लिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, और सब लोगों को बताना शुरू कर दिया, खुश हो गए और मुतमईन होके बैठ गए
कि वाह जी वाह, हमने तो ये बड़ा अच्छा नेकी का काम कर लिया है। ये लोग जिनको सोसाइटी कबूल ही नहीं करती, हम इनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उठा के लेके आ गए हैं। और आगे उनके लिए वो इन्वायरमेंट ही प्रिपेयर ना किया हो जहाँ पे लोग उनको एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है, जहाँ पे लोग उनको एक्सेप्ट कर रहे हो, लोग उनको वेलकम कर रहे हो, ठीक है। तो वो तो फिर ये उनके लिए बेसिकली क्या हो जाएगा, उनके लिए एक वो डायलेमा हो जाएगा, उनके लिए एक तरह का ट्रॉमा हो जाएगा कि यार हम कैसे इन्वायरमेंट में आ गए हैं जहाँ पे हर आदमी हमें डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, कोई हमें वेलकम नहीं करता, हमें जिस तरह सोसाइटी बात करती है, जिस तरह सोसाइटी ट्रीट करती है मेजॉरिटी में, उस तरह ये लोग भी हमें ट्रीट कर रहे हैं। तो हम कैसे चलेंगे इस तरह के ना। तो ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसा कल्चर डेवलप करें, ये स्ट्रेटेजी डिजाइन करनी है हमने जब डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन की। तो हम फिर इन चीज़ों को मद्देनजर रखेंगे। डेवलप अ डाइवर्स पूल ऑफ टैलेंट के लोगों को जब हम डेवलप कर रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं, तो उसमें भी डाइवर्सिटी को मलहूज़ खातर रखें। टैलेंट पूल जब डेवलप कर रहे हैं लोगों को प्रमोट करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए, कहीं से हायर करने के लिए, तो उसमें भी डाइवर्सिटी को इंक्लूड करें, उसमें डिस्क्रिमिनेशन ना करें, ठीक है जी। लोगों को अवेयर करें, लोगों को सिखाएं कि किस तरह से इनको ट्रीट करना है, किस तरह से बिहेव करना है। लेवरेज डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इन द मार्केट प्लेस इन पार्टनरशिप विद कस्टमर्स, सप्लायर्स एंड कम्युनिटीज, ठीक है जी। सब लोगों को सिखाएं, समझाएं, एजुकेट करें कि आपके इन लोगों के साथ किस तरह से उन्हें बिहेव करना है, किस तरह से ट्रीट करना है। दिस इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड मैनेजमेंट अवेयरनेस, कमिटमेंट एंड बिहेवियर। इन सब चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि अ, आपको पता है उनकी इतनी, जिस इस तरह के लोगों को आप जब अट्रैक्ट करते हैं जो कि डिप्राइव्ड हैं या किसी भी वजह से डिस्टर्ब हैं सोसाइटी के अंदर, तो उनके लिए आगे भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। लोग उनको बुरे नामों से मुखातिब करते हैं, लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे लोग हो सकते हैं। तो फिर उसके ऊपर आप उनको रेप्रीमांड करें, उनको एजुकेट करें, सिखाएं, ट्रेन करें, ताकि वो भी एक, हम लोग भी एक एज अ सिविलाइज सोसाइटी के तौर पे बिहेव करने की कोशिश करें, राइट। तो यही सारी बात कर रहे हैं कि डाइवर्सिटी के गोल्स क्या हैं, जो हम डाइवर्सिटी और इंक्लूजन कर रहे हैं से अचीव क्या करने जाएंगे। इस स्लाइड में हम ये देखेंगे जी, डाइवर्सिटी रिक्रूट फ्रॉम अ डाइवर्स क्वालिफाइड ग्रुप ऑफ पोटेंशियल एप्लीकेंट टू सिक्योर हाई परफॉर्मेंस। और ताकि वर्कफोर्स जो इंक्लूजन है वो करेंगे, वर्क प्लेस इंक्लूजन करेंगे, और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर भी काम करेंगे, जो हमने पिछली स्लाइड में बात की। घुमा फिरा के हम यहाँ पे भी वही बात कर रहे हैं कि आप ऐसे लोगों को लेके आगे तो उनके लिए फिर एक सस्टेनेबल इन्वायरमेंट भी क्रिएट करें, ताकि वो उस इन्वायरमेंट में रह सकें, उनको अकोमोडेट करें और फिर लोगों को एजुकेट करें। इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत होती है, और ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लोग आए और फिर आप उनको वेलकम कर रहे हो, और लोगों के बीच में भी वो चीज़ें इनकॉर्पोरेट की जा रही हों जिन फैक्टर्स की वजह से वो उनको एक्सेप्ट कर रहे हो, कबूल कर रहे हो, राइट। अब इसकी इस स्लाइड में इसके आउटकम्स हैं, बेनिफिट्स बताए गए हैं, और उसका फ़ायदा क्या होगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में। कल्चरली ऑर्गेनाइजेशन ग्रूम करेगी, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के अंदर इनरिचमेंट आएगी, राइट। जब आप लोगों को सिखा देंगे, बात कर देंगे, तो फिर क्या लोग वो हमारे जो एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आपने इस तरह के लोगों को जो डिस्प्लेस्ड हैं या डिप्राइव्ड हैं, या कोई भी किसी भी स्टिग्मा की वजह से सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही, सोसाइटी उनके साथ बेस्ट वे में ट्रीटमेंट नहीं कर रही, इनको जब इंक्लूड करते हैं तो आप अपने लोगों को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो लोग ट्रेन हो उनको हैंडल करने के लिए, ठीक है जी। लोग उनको अंडरस्टैंड करें, उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करें, उनकी चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, ठीक है, और उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करें। तो दिस इज आल्सो अ काइंड ऑफ लिटरेसी, ठीक है, ये एजुकेशन है। ये हम उनको लिटरेट कर रहे हैं, जो लोग भी हमारे साथ आते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, उनको लिटरेट कर रहे हैं, जो कि उनको वेलकम करेंगे जिन लोगों के साथ उन्होंने मिलकर काम करना है। क्रिएट अ वर्क एनवायरनमेंट दैट अलाउज एवरीवन टू रीच देयर फुल पोटेंशियल, ठीक है। अब ये आपने हायर कर लिया है, तो आपने उनके लिए ऐसा एनवायरनमेंट भी क्रिएट करना है जिसमें वो अपना कंप्लीट जो ऑप्टिमम लेवल की परफॉर्मेंस है वो दिखा सकें, शो कर सकें, अपने पोटेंशियल को यूज कर सकें। प्रोवाइड मल्टीपल पर्सपेक्टिव ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, better performance outcome, increase employee productivity, increase retention rate, boost employees morale, improve uh, member relations,
रिड्यूस कंप्लेंट्स। तो ये सारी चीजें हैं जो बेनिफिट्स हैं जब आप लेके आते हैं। लेकिन लोगों को एजुकेट करना जरूरी है इन चीजों के हवाले से, इन बातों के हवाले से, कि लोगों को आप किस तरह एजुकेट करते हैं, लोग किस तरह से आपकी तरफ आते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, और फिर लोग किस तरह से खुद को एजुकेट करते हैं, क्योंकि जब आप लोग इस तरह खुद को एजुकेट करेंगे, ट्रेन करेंगे, तो उसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली उनकी सोसाइटी में भी आएगा और उनकी अपनी लिविंग के ऊपर भी आएगा, उनकी मेंटेलिटी के ऊपर भी आएगा। ठीक है जी। Equality is not a concept. It's not something we should be striving for. It's a necessity. It's essential for survival. Right? तो ये जरूरी चीज है कि हम मुसावी तौर पे बात करें, और ये एक नीड है, कोई वो नहीं है कि जी कोई प्रिविलेज नहीं है। दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम डाइवर्सिटी को अपनी जिंदगी के अंदर किस तरह से इंक्लूड करते हैं। डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना और इक्विटी को एक्सेप्ट करना, इस पे बिलीव करना, इसको इंक्लूड करना, दिस इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। क्रिएटिंग एन इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव वर्कप्लेस इज नॉट limited to the physical workspace. It is important to consider how DE&I initiatives can be extended beyond the office walls to ensure that all employees feel valued and respected. This is important to understand कि सिर्फ उस एनवायरनमेंट तक ना रखें इन चीज़ों को जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं, ऑफिस का जो एनवायरनमेंट है उस तक आप ना रहें, इसको सोसाइटी में भी लेके चलें। जो आपने लर्न किया, ये नहीं है कि ऑफिस के अंदर कोई आपके एम्प्लॉय बैठे हुए हैं और वो तो इस इन 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 वैल्यूज के ऊपर बिलीव कर रहे हैं, इन वैल्यूज के ऊपर वैल्यूज को प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, लेकिन ऑफिस की वॉल से बाहर जाते हैं, ऑफिस के एनवायरनमेंट से बाहर जाते हैं, तो फिर वो वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, फिर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, और इम्पोर्टेंट है कि वो लोग इसको लेके इस तरह से चलें कि वो इसका इम्पैक्ट उनके घर में भी आए, उनकी सोसाइटी में भी आए, और उनकी जिंदगियों में भी आए, उनके रवैयों में भी आए। तो दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम इस कंसेप्ट को समझें कि टेक्नोलॉजी का क्या रोल आ गया है। टेक्नोलॉजी हैज बिकम integral part of creating a more equitable workplace. It can be used to ensure that everyone is given equal opportunities and access to resources. जब हम पढ़ेंगे ना ऑटोमेशन एंड डिजिटलाइजेशन ऑफ एचआर के ऊपर या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात करेंगे, तो तब पता लगेगा कि अब के कल्चर में, आपका कल्चर क्या है जो आप आज है, और प्रीवियसली कल्चर कैसा था कि जब रिसोर्सेज तक हर एक की रसाई नहीं होती थी, हर एक की एक्सेस नहीं होती थी। तो टेक्नोलॉजी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि टेक्नोलॉजी इक्वली जो रिसोर्सेज अवेलेबल हों सब लोगों के लिए, और टेक्नोलॉजी का इसमें बहुत यानी कि वाइटल रोल है। आप टेक्नोलॉजी को किस तरह यूज़ करते हैं, ठीक है, और रिमोट वर्किंग का कंसेप्ट जो आ गया है, वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट जो आ गया है, उस सब चीज़ों में आपकी टेक्नोलॉजी आपको सपोर्ट करती है, लेके चलती है। तैमूर, इस पे कोई आप बात करना चाहेंगे अपना पर्सपेक्टिव से, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी? राइट, राइट। अब हम देखते हैं कि जी जब हमने डाइवर्सिटी को लेके आना है, इंक्लूड करना है, इक्विटी को लेके आना है और इंक्लूजन को लेके आना है, तो कैसे लेके आएंगे, एक्शन आइटम्स कौन कौन सी हो सकती हैं, ठीक है जी, किस तरह से हम लेके आएंगे। बातें तो हम कर चुके हैं बहुत ज़्यादा, और कंसेप्ट तो भी समझ चुके हैं, लेकिन प्रैक्टिकली किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इन चीज़ों को, राइट। तो सबसे पहले तो हम खुद भी समझेंगे और सबको समझाने की कोशिश भी करेंगे, और हम खुद सब हम अपने आप को समझा हुआ तब समझेंगे जब हर आदमी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस कंसेप्ट को समझ ले, राइट। तो समझें कि आप सक्सेसफुल हैं, आपने सक्सेसफुली सबको इन कंसेप्ट्स को के ऊपर समझा दिए, सब इसके ऊपर सोल्ड हैं, राइट। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आइडेंटिफाई DE&I, डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन के गोल्स को आइडेंटिफाई करें, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका फायदा क्या है, ठीक है, ये समझाएं उन सबको। एस्टेब्लिश मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स टू ट्रैक प्रोग्रेस एंड सक्सेस ऑफ डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन इनिशिएटिव्स। कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं ना आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो लोगों को समझाएं इसका फायदा क्या है, ये क्यों कर रहे हैं हम, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर उन इनिशिएटिव्स की जो प्रोग्रेस है उनको देखें, अकम्पलिशमेंट को देखें, और
सक्सेस का जो रेट आ रहा है उन इनिशिएटिव का, उनको गेज करें, ठीक है, उनको मॉनिटर करें। दिस इज इम्पोर्टेंट। क्रिएट एक्शन प्लान, डेवलप स्ट्रेटजीज टू अचीव DE&I गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। आपने वो स्ट्रेटजीज डिजाइन करनी है, उनकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर जब आप बनाएंगे, गोल सेटिंग करेंगे, ऑब्जेक्टिव सेटिंग करेंगे, KPI सेटिंग करेंगे, तो तब आपने इसमें इसको इंक्लूड कराना है, ठीक है। ऐसी स्ट्रेटजीज बनानी है जिसमें ये फैक्टर इंक्लूड हों, ठीक है। और ऐसे इनिशिएटिव डिजाइन करने हैं जिन इनिशिएटिव्स को लेके वो अपने आप को इंक्लूसिव होके समझें और उस तरह लेके चलें। इम्प्लीमेंट इनिशिएटिव, पुट प्लान इनटू एक्शन एंड ट्रैक प्रोग्रेस। वही जो बात की कि जब आपने बना लिया प्लान, इनिशिएटिव डिजाइन कर लिए, तो फिर आपको वो स्ट्रेटेजी भी डिजाइन करनी है, एक्शन प्लान भी डिजाइन करना है, जिसकी वजह से वो आप सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सकें, राइट। बाय ब्रिंगिंग टुगेदर DE&I goals, action plan, and implementation initiatives, organization can create a comprehensive approach to promoting equity and equal opportunity. ठीक है, आपने सोचा, बातें की, डिस्कस कर लिया, शेयर कर लिया आइडिया, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो इसका मतलब है कि इट्स यूजलेस, मतलब कि यूजलेस है ना, इसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आपने बड़े बड़े प्लान बना लिए, लेकिन उन प्लान को एग्जीक्यूट नहीं किया, वो एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं किया, वो इनिशिएटिव नहीं लिए, लोगों को इंक्लूड नहीं किया, लोगों को शामिल नहीं किया, लोगों को एजुकेट नहीं किया, लोगों को बताया नहीं, समझाया नहीं, दैट्स मीन एवरीथिंग इज यूजलेस। सिर्फ फिर किताबी बातें हैं, सब कुछ बुकिश है और कुछ भी नहीं है, राइट। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन। तो मैं ये चाहूँगा कि हम इसको वो करें, समराइज करें, और यहाँ पे जितने भी हमारे आज के सेशन के पार्टिसिपेंट हैं उनका मैं पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगा, और उनका जो उनकी प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है इन इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हुए, इन फैक्टर्स को इम्प्लीमेंट करते हुए जो उनको चैलेंजेस पेश आए उसके हवाले से बात करेंगे। और जो लोग उस बिहेव करते हैं, जो लोग इन कॉन्सेप्ट्स के हवाले से रेसिप्रोकेट करते हैं, जो ट्रीट करते हैं, बिहेव करते हैं, उस हवाले से अपने पर्सपेक्टिव शेयर कीजिए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले बात करना चाहूँगा ओवरऑल कि हम इसको समराइज करें, ख़ास तौर पे उन चैलेंजेस को, उन परसेप्शंस को जो कि हमें फेस करनी पड़ती हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जब हम बात करें डाइवर्सिटी की, इक्विटी की और इंक्लूजन की। जी तैमूर, आप यहाँ सबसे पहले, आपने जाना भी है, तो मैं चाहूँगा कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, वो आप देखते हैं कि डाइवर्सिटी के ऊपर बात कर लेते हैं, राइट। वो कहते हैं ना, डाइवर्सिटी इज द ब्यूटी ऑफ यूनिवर्स, राइट। एक चीज अगर सारी चीजें एक जैसे होती तो शायद वो खूबसूरती ना होती, कि जो मुख्तलिफ, हर चीज को आप मुख्तलिफ तरह से देखेंगे, हर चीज को मुख्तलिफ तरह से आप ट्राई करेंगे, तो वो चीज अच्छी रह जाती है, राइट। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले, जब हमारी डाइवर्सिटी की जो बात आती है ना, या जो हम इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात आ जाती है, यहाँ पर मेल फीमेल की बात आ जाती है, राइट। यहाँ पर सलीम साहब हमारे साथ हैं, उन्होंने काफी अच्छे से उसको एक्सप्लेन भी किया। बिल्कुल उनकी बातों और उनके एक्सपीरियंस लग रहा है कि he is actually holding a good experience from the diverse industry. So यहाँ पर सारी चीजें ऐसी भी हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं फीमेल की, ठीक है। यहाँ पर आ जाती हैं डाइवर्सिटी के ऊपर, ग्लास सीलिंग इफेक्ट्स आ जाते हैं, ग्लास वॉल इफेक्ट्स आ जाते हैं, जिसके थ्रू हम जैसे सलीम साहब ने बोला, सर आपने बोला कि मिथ्स हैं काफी, कि यहाँ पर फीमेल जो है ना वो फॉर एग्जांपल काम नहीं कर सकती, यहाँ पर वो बेनिफिशियल नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो सारे मिथ्स हैं एक्चुअली, ठीक है। अगर हम फॉर एग्जांपल हर जगह पे देख रहे हैं, पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन जब से ये आप कह सकते हैं कि जितनी भी ये डेकोर की बात आ जाती है, हम वहाँ पर फीमेल को ले लेते हैं। हम अपने घर में छोटे घर से ही स्टार्ट कर लेते हैं। आप घर में एक छोटा सा कमरा भी क्यों ना सजा रहे हो ना, वहां पर भी आप फीमेल से कुछ ना कुछ जो है ना वो उसको एसोसिएट करेंगे अपने साथ। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर मेल नीचे हो जाता है, और उसकी जो थिंकिंग होती है और जो उसकी क्रिएटिविटी होती है वो फीमेल की ज्यादा हो जाती है, ठीक है। या अब एक छोटा सा ऑफिस सजाएंगे तो आप फीमेल से लेंगे कि भाई यहाँ पर कौन सा कलर कॉम्बिनेशन आ जाती हैं, यहाँ पर क्या, ये इंटीरियर डेकोर की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम HR की बात कर लेते हैं स्पेसिफिकली, जो कि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। बहुत सारे हर ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप चेक कर सकते हैं, आप डेवलप ऑर्गेनाइजेशन, जो स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनकी पॉलिसीज होती हैं कि आपने 50% to 50% जो एम्प्लॉय इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं वो आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करने होते हैं। सो ये पहले HR के लोग होते थे, यानी कि फीमेल, हम कहते हैं क्यों फीमेल क्यों ज्यादा अच्छी है, ठीक है। अच्छी नहीं है एक्चुअली, ये एक टाइम था जब फीमेल को एक साइड से फोकस कर दे दिया गया, ठीक है। सो वहां पर टाइम टू टाइम
जिस तरह हमने किया कि मार्केटिंग जो है वो डोर टू डोर काम है, तो वो फीमेल नहीं कर सकती, तो वहां पर भी फीमेल नहीं गई, जो कि गलत साबित हो गई। आजकल अगर आप एक अच्छा मार्केटर है तो वो मेल नहीं है, वो फीमेल है, राइट। इस चीज को भी फीमेल ने वो कर दिया, क्रॉस कर लिया। एचआर की बात आ जाती है तो एचआर हर एक चीज के जो है ना वो हब है, ठीक है। पूरे ऑर्गेनाइजेशन अगर एचआर नहीं है तो मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन का सर नहीं है, राइट। सो बहुत सारे मसले आ जाते हैं, डाइवर्सिटी यहाँ पर भी काम आ जाती है कि अगर फॉर एग्जांपल फीमेल के मसले हैं तो वो आके अगर एचआर में मेल बैठा हुआ है तो वो कैसे डिस्कस कर रही हैं, ठीक है। इवन दो के एवरीवन नो कि ये एक एसेंशियल है और ये इंपॉर्टेंट है और जो कि होनी ही है, ठीक है। जैसे कोई लोग जो है ना इनकार नहीं कर सकते, लेकिन वहां पर अगर फीमेल है तो वो उससे जो है ना फीमेल टू फीमेल आपको पता है कि वो आ जाती हैं, कंफर्ट जोन आ जाता है, वो आराम से वो बात कर लेते हैं। इसके बाद आजकल तो बहुत जबरदस्त एक वो साइकोमेट्रिक टेस्टिंग आ गई है, ठीक है, जो कि हम मे बी मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कर रही होती है, पर अभी अभी आ रही है साइकोमेट्रिक टेस्टिंग। तो अगर साइकोमेट्रिक टेस्टिंग की आप लोग रिजल्ट्स देखें तो वहां पर भी आप लोगों को है ना काफी कुछ चीजें, बिकॉज वो जो टेस्ट होता है वो तकरीबन 100 क्वेश्चंस के ऊपर होता है, राइट। सो 100 क्वेश्चन का जो रिजल्ट आता है, सो उसको जिस तरह इवेल्युएट कर रहे होते हैं, सो उसमें स्पेसिफिकली कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिसमें आप मेल जो है वो वाकई के वहां पर डोमिनेंट पोजीशन पे आ जाता है, राइट। अब एचआर में हम बात कर लेते हैं, एचआर में काफी ऐसी चीजें होती हैं कि जिसमें निगोशिएशन तो है, कन्विंसिंग स्किल्स तो है, प्रेजेंटेबल पर्सनैलिटीज तो हैं, लेकिन वहां पर डिसीजन टेकिंग जो डिसीजन होती हैं टाइम टू टाइम वो ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के लिए भी हो सकती है, और वहीं पर बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के साथ साथ एक्चुअली द एचआर इज the person who is directly or indirectly educating their employees as well, right. So employees के betterment के लिए भी उन्होंने decision लेना होता है। So again जितनी भी टॉप टियर के सीईओज होते हैं, ठीक है, वहां अब सीईओ के साथ जो है ना ये जो भी व्हाइट कलर जो अप स्टेजेस के जो मैनेजर्स हैं, अब वो तकरीबन मेल होते हैं, राइट। फीमेल होती हैं लेकिन अगेन वही ग्लास सीलिंग इफेक्ट्स आ जाता है, बहुत कम होती हैं। सो वहां पर जो नेगोशिएशन, कन्विंसिंग स्किल्स और पुशिंग स्किल्स जो आप कह सकते हैं, या अपने एम्प्लॉय को अच्छे से एडुकेट करना, वहां पर फिर जो है ना फीमेल, क्योंकि मेरे पास जो है ना वो फिजिकल एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जो मैं लास्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो मैं काम कर रहा हूँ। सो वहां पर वो चीजें जो होती है ना वो वहां पर जो है ना वो फिर मैनेजेरियल ओरिएंटेड डिसीजंस लेने पड़ते हैं। वहां पर जेंडर डाइवर्सिटी तो आ ही जाती है, लेकिन वहां पर फीमेल ओरिएंटेड डिसीजन नहीं होते। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये मैं एक्चुअली वेरी करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, राइट। सो इम्पोर्टेंट है डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा, क्योंकि हर एक चीज जो है ना वो एक अपनी वैल्यू है, राइट। अगर हम मेल को वैल्यू देते हैं सो इक्वली फीमेल भी वहीं पर खड़ी है आज तक हमारे साथ। और कहीं ना कहीं अगर वो नीचे है तो वो क्यों नीचे है, इस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है बात करना, राइट। वो क्यों नीचे है, एक इसमें दो रीजन हो सकते हैं। एक कि हम वो फीमेल जो है ना वो खुद इक्वल आना ही नहीं चाहती, राइट। वो क्यों नहीं आना चाहती, या मैं बाइक चलाता हूँ सो मेरी जो कॉलीग है वो बाइक नहीं चला सकती, ठीक है, वो क्यों नहीं चलाती, मैं जनाब अल्लाह की इशारे पे अगर मैं खड़ी हो गई तो सारे लोग मुझे ही देख रहे हैं, राइट। ये एक चीज है। अब यहाँ पर वो एक दिन जाएगी, दूसरे दिन जाएगी, तीसरे दिन जाएगी, सो ये जो कॉन्सेप्ट है ये खत्म हो जाएगा। लेकिन वो चैलेंज एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है, राइट। अगर तो लोग देखें, इवन कि ये सिर्फ एक मिथ है कि लोग आपको देखेंगे। आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में जाएं, आप सुबह, क्योंकि हम खुद इधर ही हैं, आप डिफरेंट इससे भी ज्यादा जो है ना वो पॉपुलेटेड एरिया से में भी बिलोंग कर रहे होते हैं, तो सुबह इतना टाइम होता ही नहीं है कि कोई किसी के लिए स्पेशल खड़ा हो जाए, राइट। सो अपने टाइम के मुताबिक जानना पड़ता है। एक चीज कि अगर आप खुद चेंज नहीं हो सकते तो कोई और बंदा आपको चेंज नहीं कर सकता। मैंने बहुत जगह ऐसी चीजें देखी हुई हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन देखे हुए हैं जो कि पर्सनल लाइक डिसलाइक पे हो, पर्सनल ग्रजेस के ऊपर हो, या जितनी भी वो आप पहले भी बात हो गई हमारी बायसनेस के थ्रू, ठीक है, कि बायसनेस ही किसी को प्रमोट, अगर फीमेल है तो वो फीमेल की तरफ ही बायस, वो बेशक गैर इरादी तौर पर हो लेकिन वो हो रहा होता है, ठीक है, सम सॉर्ट ऑफ जो बायसनेस होती है वो जा रही होती है। सो वहां पर एक फीमेल को एक पोजीशन तो दी गई है, लेकिन अगेन उस पोजीशन के ऊपर जो प्रोटोकॉल होता है, उसका जो एसओपीज होते हैं, वो उस चीज को पूरी तरह से ऑन नहीं कर रही होती है, जिसकी वजह से वो पोजीशन में एक्चुअली अ टाइप ऑफ जो कि फॉर एग्जांपल 100% प्रोडक्टिविटी उसको देनी होती है, वहां पर वो 80% पे आ जाती है, राइट। सो मेन चीज जो होती है वो अगेन डेवलपमेंट जहां से भी आती है, सो हमारे माइंड से आती है। सो अगर हम अपने माइंड को अगेन बात कर लेते हैं, डेवलपमेंट स्टेजेस की बात आ जाती है। सो डेवलपमेंट जितनी भी चीजें होगी हैं तो वो हमारे माइंड से, किसी भी एम्प्लॉय, किसी भी
मैनेजर या किसी भी लीडर्स की माइंड से स्टार्ट होती है, राइट? वो किसी डेवलप रोड से नहीं होता, किसी बिल्डिंग से नहीं होता। और हाँ, हालांकि ये सारी चीजें माइंड से होती हैं। सो जितनी भी अगर हम डाइवर्सिटी को वो कर लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सो वो हमने अपने माइंड से एक दफा उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना होता है। हर एक चीज के प्रोज एंड कॉन्स लाजमी है। अगर किसी पोजीशन पे मेल है तो उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, और अगर फीमेल है तो उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। इसीलिए जो इक्वल अपॉर्चुनिटी है, डाइवर्सिटी है, उसको देना चाहिए, राइट सर? सो ये सारी चीजें जो मैंने भी आज तक जो है ना वो नोट की हैं, डेफिनेटली हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर सलीम साहब ने भी एक बात की है कि दो बंदे हैं जो कि बात कर रहे हैं तो अपनी अपनी जुबान में चले जाते हैं, ठीक है? और ये कब होता है, ठीक है? एक्चुअली वो जो अपनी जुबान में होते हैं वो उससे पहले आपकी जुबान बोल रहे थे तो आप कंफर्टेबल थे, अब वो अपनी जुबान में चले गए हैं, सो आपकी कंफर्ट जोन जो है वो खत्म हो गई। बिकॉज एक साइकी है कि अगर वो इस तरह बात कर रहे हैं सो मे बी वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? ये उनकी एक्चुअली कॉम्पिटेंसी है। मैं इस चीज को जो है ना वो पॉजिटिव लेता हूँ। ये नहीं कि वो महफिल में कर रहे हैं, ये कि उनके पास टू लैंग्वेज, वो मल्टी लैंग्वेज है, राइट? हम अक्सर बात कर लेते हैं, जिस तरह सलीम साहब, सॉरी, मंसूर साहब ने भी कह दिया कि अगर आप लोग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में जाएं तो वहां पर जो लेबर रेशियो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना वो पंजाबी भी होते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम पठान कम्युनिटी से भी होते हैं, ठीक है? सो वहां पर चैलेंजेस आ रहे होते हैं। लेकिन आप ये चीज चेक कर लें कि वहां पर जो पठान कम्युनिटी के लोग होंगे ना, उनमें ये कॉम्पिटेंसी होगी कि वो पश्तो के साथ साथ आपको अपनी जबान में भी फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, अपनी बात समझा रहे होते हैं, ठीक है? लेकिन सेम अगर उसी जगह पे आप लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेक कर लें, कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो कि पठान को अगर उर्दू नहीं आती, अगर पंजाबी नहीं आती, तो उसको पश्तो में समझाए। ये कॉम्पिटेंसी बहुत कम लोग में होती है, ठीक है? तो सही है। ये एक्चुअली पठान अगर है कहीं पर तो ये मैं कहता हूँ कि वो उसकी कॉम्पिटेंसी है कि वो पंजाबी के साथ पंजाबी भी किसी हद तक, बेशक उसके वो कहते हैं ना हाथ पांव तोड़ देता है लेकिन समझा देता है, राइट? उर्दू भी गुलाबी गुलाबी उर्दू बोल लेता है, लेकिन उसका जो मकसद है, जो अप्रोच है, वो ये है कि वो अपना मकसद, जो अपना मतलब है, वो समझा देता है। सही। लेकिन सेम उसी इक्वली पंजाबी, पठान, जो दूसरे लैंग्वेज के लोग होते हैं, वो इवन कि वो ट्राई भी नहीं करते कि वो पश्तो सीखें, कि वो पश्तो में उनको कन्वर्ट करें। सो ये चैलेंजेस जो होते हैं ये होते रहते हैं। लेकिन अगेन वही बात आ जाती है कि डेवलप होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बेशक डाइवर्सिटी के थ्रू हो, इंक्लूजन के थ्रू हो, या इक्वल इक्विटी के थ्रू हो, तो इम्पोर्टेंट है। सो एचआर के लिए तो इस तरह की चीजों से इवन अवेयर होना, इस तरह के जो सेशंस होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर एक बंदा जो न्यू कल्चर से आता है वो न्यू लर्निंग लेके आता है, ठीक है? अगर एक पठान है तो उनके कल्चर में एक और चीज, एक ब्यूटी कहलाती है। अगर एक पंजाबी आता है तो वो अपने कल्चर से एक और एक ऐसी चीज लेके आता है कि जिसके थ्रू हम सारे जो है बेनिफिशियल होते हैं। और सेम इज द केस विद ये जितनी भी गलियात हैं Yes. जो हिली एरिया से आते हैं, Northern उनकी एक अपनी, नॉर्दर्न एरिया से आते हैं, उनकी अपनी एक खूबसूरती है। बेशक वो उनकी यूनिवर्सिटी का हो, उनका कल्चर का हो, उनकी सोसाइटीज का हो, Yes. जियोग्राफिकल इफेक्ट्स आते हैं, सो ये बिल्कुल आते हैं। सो दिस इज इम्पोर्टेंट कि हम डाइवर्सिटी को समझें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू शेयरिंग योर पॉइंट और डिफरेंट पर्सपेक्टिव। जो लैंग्वेज के वाले से आपने बात की, ये हमारे लिए भी लर्निंग है कि सीखना चाहिए, कॉम्पिटेंसी डेवलप करनी चाहिए, राइट? जी। जी फराज, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जो आज हमने डिस्कस किया, उस हवाले से आपकी क्या ओपिनियन है? आप किस तरह इसको समराइज करते हैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, अपना जो वर्किंग एक्सपीरियंस है, जो आपका जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे, उस तरह किस तरह से आप इसको एक्सेप्ट करते हैं, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं? जी। सर, वर्किंग एक्सपीरियंस तो मेरा अभी सिर्फ 1 साल का इतना ज़्यादा नहीं है, और मैंने इस 1 साल में जो चीज़ फेस की है, जैसे आई बिलोंग टू मीडिया। तो मीडिया में ये होता है कि अगर एक जूनियर लेवल का बंदा है, सपोज एक कैमरामैन है, और उसने अगर किसी के साथ मिसबिहेव कर दिया, किसी सीनियर रैंक के बंदे के साथ, तो उसको इस तरह से मतलब हमारी जो पहली जो हमारा जो पहला स्टेप होता है वो यही होता है कि उसको हम इक्वल बेसिस पे ट्रीट करते हैं। ये नहीं कि जी ये कैमरामैन है तो ठीक है इसको फारिग कर दें, और अगर कोई सीनियर बंदा है तो उसको हम जब रिटेन कर लेंगे, ऐसा नहीं होता बिल्कुल। और सेम केस है अगर डिफरेंट जेंडर होता है। जैसे अभी रिसेंटली एक केस हुआ था यहाँ पे कि एक मेल एम्प्लॉय था हमारा, उसने एक फीमेल एम्प्लॉय के साथ मिसबिहेव किया था। तो उसको उस केस को हर तरह से देखा गया।
बट एट द एंड क्योंकि वो कसूरवार ठहरी थी जो फीमेल थी, तो हमें उनसे मदद करनी पड़ी। तो जेंडर इक्वलिटी या जो वाइसनेस है वो यहाँ पे, जेंडर इक्वलिटी बिल्कुल है, वाइसनेस जो है वो बिल्कुल नहीं है। और अगेन डिपेंड करता है कि जॉब, समटाइम्स जॉब रोल्स पे भी डिपेंड करता है। तो आई थिंक काफ़ी बेहतर समराइज कर दिया ये जो पहले अभी साहब बोल रहे थे। तो मैंने तो अभी तक यही चीज़ें ऑब्जर्व की हैं कि अगर आप इक्वलिटी रखें तो इन्वायरमेंट जो है वो हेल्दी रहता है और उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो कम से कम होते हैं। थैंक यू शेयरिंग योर पर्सपेक्टिव। आपकी इंडस्ट्री मीडिया इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे भी आपको इस तरह के चैलेंजेस देखने पड़ते हैं और आपने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर लिया। सैमसन, सैमसन तारिक, आप आप सुन रहे हैं मेरी बात? सैमसन, अच्छा, आई थिंक सॉरी, यू आर नॉट हेयर। जी, जाहिद, जी सर। सर थोड़ी सी मैं बात ज़्यादा नहीं कर सकता क्योंकि मैंने दांत खुलवाया हुआ है, कल भी मैं नहीं था क्लास में। तो डाइवर्सिटी को सर मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल ही दूंगा, ज़्यादा इस पे मैं बात नहीं करूंगा। रिसेंटली हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये कल्चर था कि हम हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट पठान वर्क कर रहे हैं, मैं खुद भी पुश्त स्पीकिंग हूँ। लेकिन ये जब आपस में कन्वर्सेशन होती थी तो ये जो हमारे बाकी एम्प्लॉयज़ थे ये कंफर्टेबल फील नहीं करते थे। तो फिर हम लोगों ने इसको इस तरह लेके आए कि हमने फिर ऑन द ऑपरेशनल हॉल या जब भी आप कम्युनिटी में कहीं भी बैठे हों या जहाँ भी आप ऑफिस के एरिया में बैठे हों तो आपने उर्दू में बात करनी है कि हर बंदे को समझ आए। सही, जी सर। बहुत तो शुक्रिया। सर, माजरत के सर आपको मेरे तकलीफ दी। सर पे भी दर्द है सर, मैं बात ज्यादा नहीं नहीं, वो कर कोई नहीं कोई नहीं नहीं, सकता। माजरत की आपको तकलीफ दी। नहीं नहीं सर। चलिए, थैंक यू। थैंक यू। जी जी, बिल्कुल शाइस्ता, आपका मैं पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगा। आप बताइएगा सब लोगों को। सर, जिस तरह से मैंने पहले बात की थी, जी वो तो मैंने आपको पहले बताया, मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत ही इनसिग्निफिकेंट आप कह लें, एक छोटी कंपनी का एक्सपीरियंस है। और उसमें मैंने आपको यही पहले भी बताया था कि वो हम जिस तरह भी पॉलिसीज या डाइवर्सिटी या हम उसको करते हैं इम्प्लीमेंट, लेकिन मुझे तो एक ना चैलेंज इस चीज़ में बहुत फील होता था। हाँ, जैसे शुरू में सलीम साहब ने थोड़ा इख्तलाफ किया, मुझे बल्कि अच्छा लगा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है सर। तो जेंडर डाइवर्सिटी की जब मैंने बात की थी, मुझे उसमें थोड़े इश्यूज अभी भी फेस होते थे। ऑल्दो कि हाँ, हमारे यहाँ ये चीज़ ज़रूर है कि फीमेल की रिस्पेक्ट का एक एलिमेंट, हम ये कहते हैं कि शायद बाहर की निस्बत हम अभी भी ना थोड़ा फीमेल्स को थोड़ा एक्स्ट्रा इसमें दे देते हैं कि हमें ज़्यादा उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसमें भी शायद मेरे ख्याल है डिस्क्रिमिनेशन ही आ जाती है थोड़ी सी, कि मेल डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है, कि हम कहते हैं नहीं नहीं, फीमेल्स को थोड़ा सा मार्जिन दे देना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं फिर वही मेरी बात आ जाती है कि बहुत सारा ये प्रॉब्लम हमें अभी भी एग्जिस्ट करता है, कि हाँ, शायद वो सोसाइटी की तरफ से है या वो फैमिलीज की तरफ से है, लेकिन अभी भी वो इक्वालिटी हम प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं। हमें ढूंढने में इवन वो जो राइट टैलेंट है वो बहुत मुश्किल पेश आती है, कि हम ये अपने कंपनी के लिए तो हम प्रमोट कर रहे होते हैं कि हमें डाइवर्स वर्कफोर्स चाहिए, हमें एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट चाहिए, लेकिन हर एक के जो हम जिनको लेके आ रहे हैं वर्कर्स को, वो भी जो है ना, उनका एक ओपिनियन और उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग करना, इट्स नॉट एन इजी टास्क। क्योंकि उनके जो हमारी जो वैल्यूज इंस्टिल की गई हैं हमारे अंदर सोसाइटी की तरफ से और फैमिलीज की तरफ से, वो उनको उनको कम्प्लीटली एलिमिनेट करना बहुत मुश्किल है। तो मुझे तो अभी तक ये चीज़ बहुत चैलेंजिंग लगी है। और आई होप कि ये आगे से मैं कर पाऊँ, हालांकि एक बहुत छोटे लेवल पे मैं ये कर रही हूँ, लेकिन ये इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना, इट हैज़ बीन क्वाइट अ बिग चैलेंज फॉर मी। और बस ये है कि ठीक है, उसमें आप ये कर लेते हैं कि जी रिस्पेक्ट का एलिमेंट काफ़ी अच्छा है, फीमेल्स के लिए उनको प्रेफरेंस दे दी जाती है, लेकिन मे बी वो भी थोड़ी हेजिटेंट होती हैं फीमेल्स भी, जो मैं देख रही हूँ।
और शायद वो भी डायरेक्ट compete करते थोड़ा हिचकिचा रही होती हैं, नॉट एवरीवन ऑब्वियसली, लेकिन मैं अपने सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात कर रही हूँ, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू स्मॉल इंडस्ट्रीज, तो उसमें ये थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। जी सही कह रही हैं, सोसाइटी को एजुकेट करना, ट्रेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और देखें ना, हमारा कल्चर है, और अगर किसी और कंट्री का कल्चर है, कतर का जी देख लें तो देख लें ना। एग्जैक्टली बल्कि आप देखें जितना मर्जी एजुकेशन, इवन मैं अगर अपनी बात करूं तो हम जितने मर्जी एजुकेटेड होंगे ना, हमें भी पीछे से अपने जो है ना वो वहां से मुझे लगता है कि वो एक इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा होता। अब मतलब अगर मैं अपनी जस्ट बात करूं कि मैं कर रही हूँ और मेरे भाई कर रहे हैं बिजनेस में, तो वो फिर भी एक वो दे देते हैं कि अच्छा नहीं नहीं, यू डोंट हैव टू फेस एवरीथिंग। तो वो अभी तक हम लोग ना उस चीज से आगे निकले ही नहीं है। और जब तक ये चीज ओवरकम नहीं होती है, हमारी सोशल वैल्यूज ट्रांसफॉर्म नहीं होती हैं, तो ये बाकी सब कुछ हैंडल करना बहुत मुश्किल होता जाता है। सही कह रही हैं आप, ऐसा ही होता है, और देखने में भी ऐसा नजर आया है। और सोसाइटी इंक्लूजन की तरफ जाती ही नहीं है ना, चैलेंजेस बहुत ज्यादा आते हैं, वर्क प्लेस पे भी आते हैं। और इसके अलावा आप देखें, बहुत कम फीमेल्स हैं जो शॉप्स चलाती हैं, ये काम करती है ना। बड़े ट्रू। फैमिलीज मैंने देखी हैं, बड़ा अच्छा एस्टेब्लिश बिजनेस था, कोई उनके अंदर मेल मेंबर नहीं था औलाद में से, बच्चों में से ना, तो बिजनेस खत्म हो गए, तबाह हो गए, किसी और को हैंड ओवर करने पड़े, खराब हो गए ना। लेकिन अगर एग्जैक्टली। कल्चर होता वेलकम करने का, इनकरेज करने का, तो बिजनेस खत्म ना होते ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसी चीजें हमें नजर आती हैं। और हमारी ट्रेनिंग भी सोसाइटी डिफरेंट फैक्टर से इस तरह ही कर रही होती है बच्चों की। आजकल की जनरेशन तो थोड़ी डिफरेंट हो रही है, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रही ना, जी ट्रेंड हमें। बिल्कुल, आप ये देखें ना कि इंडस्ट्रीज में भी हम्म, सेक्टर वाइज सेग्रीगेशन अभी भी मौजूद है। जैसे आपने हम्म, अभी डिटेल की बात हम्म, मेंशन की, आप अपर लेवल पे चले जाएं, ठीक है, आपको एचआर में या कहीं हम ऊपर मैनेजमेंट लेवल पे आप कहीं जो ऑफिस वर्क है उसमें तो फीमेल्स नजर आ जाएंगी। लेकिन आप देखें ये बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स में जाएं तो आपको वहां पे ही जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नजर आ जाती है। मतलब वो इक्वल अपॉर्चुनिटी वाला एलिमेंट बहुत बहुत कम है। अगर फीमेल्स हैं भी तो वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट में जी इस सेगमेंट को हैंडल कर रही हैं। तो आप देखें ना वो इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है ना उनको। बिल्कुल सही कह रही हैं, ऐसा है। और ये चीजें हमें नजर भी आती है ना, और उम्मीद करते हैं कि चीजें ठीक हो जाएंगी। हालांकि कई और कंट्रीज ऐसे हैं कि जहाँ पे ज्यादा एम्पावरमेंट है। इवन दुबई में बात करूँ ना, वहाँ पे, हालांकि वो भी मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान में मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वहाँ पे उनके पास सेफ्टी ज्यादा है, लिबर्टी ज्यादा है कंपैरेटिवली यहाँ पे पाकिस्तान में ना। ठीक, बाकी कंट्रीज की बात, ये सिविलाइज सोसाइटी की बात तो और ही करते हैं। थैंक यू, आपने शेयर किया अपना पॉइंट ऑफ व्यू और बात की, और बाकी ये फैक्टर भी है। जी सलीम साहब, मैं फिर आपकी तरफ आना चाहूँगा। सर बहुत शुक्रिया। और तमाम जो मेरे साथी हैं इस प्रोग्राम के, उनका शुक्रिया। उन्होंने मुझे एक दो तीन जगह पर कोट किया। अच्छा, मैं एक तो शाइस्ता को अप्रिशिएट जरूर करना चाहूँगा, वो जो भी अपना इस वक्त काम कर रही हैं, और उनकी हौसला मंदी के लिए कि वो अपने किसी भी काम के अंदर कुछ नई जिद्दत ला रही हैं, उसके लिए कोशिश कर रही हैं और डाइवर्सिटी लेकर आ रही हैं। तो वो जो चाइनीज एक कोटेशन है ना, कहावत है, जर्नी ऑफ 1000 माइल्स ऑलवेज स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप। तो ये आप पहला कदम अल्हम्दुलिल्लाह आप ले चुकी हैं, तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करें। सर मैं इसके ऊपर ना बस इतना कहना चाहूँगा, असल में जो हमारा टॉपिक था वो तो फीमेल और मेल ओरिएंटेड नहीं था, बट हमारी यस। काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिस्कशन इसी के ऊपर हुई। तो मैं तो सच्ची बात है कि जब बचपन से अब तक जो सुनते आए हैं वो लेडीज़ फर्स्ट ही सुनते आए हैं, कि हमें तो सिखाया ही ये जाता है, बताया ही ये जाता है कि लेडीज़ ऑलवेज फर्स्ट। तो जो रिस्पेक्ट एलिमेंट है ऑब्वियसली ये हमें ये हमारे माशरे का हिस्सा और बहुत खूबसूरत हिस्सा है। इसको जितना भी हम आगे अपनी नस्लों तक पहुंचा सकें उसको हमें पहुंचाना चाहिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें इसके ऊपर ऑन करनी चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अब क्योंकि बहुत से स्टूडेंट से मिलता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है विजिट्स होते हैं, कुछ जाके बात करने का मौका भी मिलता है, तो मैं अब ये चीज़ें ना कम होती आने वाले वक्तों में नज़र आ रही हैं। यानी आज आप किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वो रिस्पेक्ट जब
मैं 10-12 साल पहले की बात करूं, जब मैं यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ था, तो उस वक्त और आज के वक्त में बहुत तब्दीली आ चुकी है। हम उसको बिशप फ्रैंकनेस कह दें, हम उसको जो है वो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट कह दें, या कुछ भी कह दें। हाँ, एक चीज जो पॉजिटिव है वो ये है कि एज कंपैरिजन टू मेल, फीमेल का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बिल्ड हुआ है इस पूरे टेन्योर के अंदर। वो ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आती हैं, और बात करते हुए कुछ कॉन्सेप्ट्स उनके बहुत अच्छे नजर आते हैं। मैं इसको वाइंड अप करता हूँ, जो है ना, ये जिस पे मैंने बात की। मैं वापस आता हूँ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के ऊपर। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के अंदर भी सर डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एग्जांपल दूं, एक अगर आप जाए ना किसी फ्लावर शॉप के ऊपर, और अगर उसने बुके सिर्फ एक ही कलर के बनाए हों, और सभी वो एक जैसे बनाकर रखे हों, यानी मैं कहता हूँ कि रेड रोजेस इसके अलग बनाए हों, एक ही सिर्फ रेड रोजेस के सब बनाए हों, फिर उसने जो है वो येलो के बनाए हों, और फिर उसने व्हाइट के बनाए हों, यानी इस तरह उसने को 20-25 बनाए हुए हैं, और एक दरमियान में या किसी कॉर्नर पर उसने ऐसा बनाया जो सबका मिक्सचर है, तो ऑब्वियसली आप हमेशा उसी की तरफ जाएंगे जो मिक्सचर होगा, क्योंकि उसकी खूबसूरती बहुत ज्यादा होती है। तो जो आपके ऑफिस एनवायरनमेंट है, ये बिल्कुल वैसा ही है। लोग वहाँ पसंद करते हैं जहाँ उनको डेमोग्राफिकली, जहाँ उनको जेंडर बेस्ड, जहाँ उनको जो है नई चीज सीखने को मिलती है। यानी मैं अपना, अगर कभी मौका मिले कोई ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट करने का, तो जब मैं लोगों से उनका इंट्रोडक्शन लेता हूँ, तो उसमें एक चीज मैं जरूर पूछता हूँ कि आपका ताल्लुक कहाँ से है, यानी किस शहर से है, और उसकी कोई खूबसूरत बात, कोई मशहूर चीज, या कोई ऐसी बात जो आप बताना चाहते हैं। उससे क्या होता है कि लोग अपने सिटी की कोई ना कोई ऐसी यूनिक बात बताते हैं। एक तो ये पता लगता है, दूसरा ये पता लगता है कि लोग कहाँ से हैं और वो अपने एरिया को जानते भी हैं। तो वो जो एक डाइवर्स चीजें इकट्ठी होती हैं उस 15-20-25 लोगों की, तो वो एक बेसिकली जो है ना, वो बिल्कुल वही जो है, वो एक बुके बन जाता है, वो गुलदस्ता बन जाता है, जिसमें आप पाकिस्तान के बारे में या दुनिया से अगर कोई आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर हो, तो एक्सपोजर जो है आपको इंटरनेशनली भी मिल जाता है कि लोग जिस शहर में रहते हैं वहाँ की खूबसूरत चीजें क्या हैं। जब आप ट्रैवल करें, अगर आपका माइंड जो है वो शार्प है और आप चीजें याद रख लेते हैं, जब आप ट्रैवल करते हैं, तो फिर आप उस चीज को लाजमी देखने के लिए जाते हैं कि किस शहर के अंदर कौन सी अच्छी चीज मौजूद है। अगर खाने की है तो वो खाने की तरफ आप जाते हैं। तो लोग, ये लर्निंग का मैं इसको पॉजिटिव एंड कहता हूँ कि अगर डाइवर्सिटी है तो बहुत अच्छा है। अगर मेल और फीमेल की हटकर बात करें, डेमोग्राफिकली डाइवर्सिटी है, तो ये और ज्यादा अच्छा है कि लोग अपने अपने इलाके के एक्सपीरियंस आपसे शेयर करते हैं, और आपको वहां से सीखने को मिलता है। पाकिस्तान, जारी बात है, हमारा मुल्क है, और एक ही हम कंट्री है, और एक ही नेशन है, लेकिन हर एक की अपनी खुशबू है। हर एक की अपने के बात करने का जो है ना, वो सलीका है, बात समझाने का तरीका है। कुछ लोग हाइपर होके बात समझाते हैं, कुछ लोग बड़ी आहिस्तगी से और शाइस्तगी से जो है ना वो बात को समझाते हैं। कुछ लोगों की जो है ना वो शायरी होती है, जैसे मैं एग्जांपल दूं, हम उर्दू शायरी पढ़ते सुनते हैं, लेकिन जो सराइकी की शायरी है उसकी अलग मिठास है। जो मेरे दोस्त यहाँ पे अगर कोई हैं शायरी से जिनका शगफ हो, और वो सराइकी सुनते हो, या कोई अगर है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोई सराइकी का शेर सुना दिया जाए तो बहुत अच्छा है। तो सर उसके अंदर एक खूबसूरती अलग होती है। तो यही चीजें सीखने को मिलती हैं लोगों से, वरना किताबें तो एक जैसी होती हैं, उर्दू और इंग्लिश जबान में ही होती हैं, लेकिन एक्सपीरियंसेस जो लोगों के होते हैं वो बेसिकली यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते बहुत जबरदस्त बात की और आपने सही तरह कंक्लूड किया आज के जो हमारा टॉपिक भी है, और इसकी बहुत सारी डायमेंशंस भी हैं। और सही कह रहे हैं कि डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करना भी ज़रूरी है, और डाइवर्सिटी ही ब्यूटीफाई करती है हमारी सोसाइटी को भी, हमारे कल्चर को भी, और वर्क प्लेस को भी ना। ये सैमसन, अभी आपका माइक अनम्यूट हुआ है। आई थिंक सैमसन आपकी तरफ से कुछ टेक्निकल इशू है। ओके, मैंने आपको वो बना दिया को होस्ट के, शायद इस प्रिविलेज से आपका माइक अनम्यूट हो जाए। ठीक है। अरे, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का कि आप लोगों ने आज हमारे साथ शामिल हुए, पार्टिसिपेट किया। और फिर हमारी मुलाकात होती है नेक्स्ट वीक में। मैं आपके साथ ये लर्निंग मटेरियल है जी। सलीम साहब, आपका हैंड रेज हुआ है।
सर मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप कंक्लूड हो गया हमारा सेशन। मेरी जी सर जी एक गुजारिश है, शायद मेरे पास नहीं आ सका या सबके पास नहीं आ सका, जिन है अगर वो हमसे पहले शेयर हो जाए, यानी आज आप जब लर्निंग मटेरियल शेयर करें तो नेक्स्ट वीक के जो 2 टॉपिक्स हैं अगर आप उनको भी शेयर करते हैं कि वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, क्योंकि मेरा ठीक, थोड़ा सा ये है कि मैं ज़रा थोड़ी सी लर्निंग करके आता हूँ, तो अगर ये मिल जाए तो ऑब्वियसली ये सिर्फ मेरा नहीं, मेरे बाकी साथियों का भी यही होगा। जरूर जरूर मैं आपके साथ ना जो प्रोग्राम हमारा बना हुआ है ना, वो इस ग्रुप में दोबारा शेयर कर देता हूँ, ठीक है। सर उसमें थैंक यू वेरी मच। एक दो टॉपिक होंगे जो कि थोड़ी सी डेट उनकी चेंज होगी, बाकी सारा पैटर्न वही होगा ना, वही सेम होगा, ठीक है। वो हमारे जो ट्रेनर्स हैं उनकी एंगेजमेंट की वजह से एक दो टॉपिक जो होंगे वो आगे पीछे हो जाएंगे, लेकिन बाकी सीक्वेंस वही रहेगा। तो मैं अभी सेशन खत्म होता है उसके सर बाद नो मैं इशू, आपको, उसमें उसमें ये हो सकता है ना कि आप एक आध दिन बेशक पहले बता दिया करें जहाँ चेंज हो, तो वो कोई ठीक, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो बाकी वो सारा हम उसी प्लान के हिसाब से उसको फॉलो करेंगे। सर राइट। जज़ाकल्लाह। बहुत थैंक यू वेरी शुक्रिया। मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सब लोगों का शुक्रिया। चलिए इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी। टेक केयर, हैव अ नाइस वीकेंड अहेड। जस्ट 1 नाइट स्लीप के बाद आपके पास अच्छा वीकेंड आएगा, लॉन्ग वीकेंड। एंजॉय करें और फिर दोबारा मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।